फाइन स्टूडेंट, तो ये हम लोग का लेक्चर 7 होगा। इससे पहले बहुत कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं इस सीरीज़ में। तो जो पिछले क्लास में जो हम लोग कवर किए थे लेक्चर 6 में, उसमें बताए थे कि कैसे बंगाल को कन्क्वेस्ट किया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और वहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट बैटल भी देखे थे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बेडारा और बैटल ऑफ बक्सर। वही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा कंट्रोल कर लिया। जो दीवानी राइट्स है बंगाल, उड़ीसा, बिहार का, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। तो विद द बैटल ऑफ बक्सर पूरा जो नॉर्थ इंडिया पूरा कैप्चर कर लिया। ये अलग बात है कि अवध को बफर स्टेट के रूप में रखा गया, वह बाद में बफर स्टेट्स को कन्वर्ट करके वो अपना स्टेट बना देगा ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। समझोगे आने वाले समय में। तो आज की क्लास में हम लोग को समझना है मैसूर के साथ क्या जंग हुआ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसलिए आज का जो विषय होगा एंग्लो मैसूर वार। तो विद्यार्थी समझना होगा तुम लोग को कि जैसे कि नॉर्थ इंडिया का हम कल बता रहे थे पिछले लेक्चर में कि जब मुग़ल साम्राज्य टूटा, डिसइंटीग्रेट हुआ औरंगजेब के डेथ के बाद, तो बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल किंगडम बने, जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया, ये सब। अब बंगाल जानते हो जो बना था अलवर्दी खान के अंदर बना था। हालांकि इंडिपेंडेंट बंगाल बनाने का श्रेय जाएगा मुर्शिद कुली खान को, जिसके नाम पे मुर्शिदाबाद भी है। अलवर्दी खान थे 1740s में, जो कि उस चीज़ को और आगे कैरी करके गए हैं। ठीक है, एनीवे ये बंगाल के बारे में बोला है। वही तरह देखो हैदराबाद भी बना है तुम्हारा मुग़ल एम्पायर से ही कट के। निज़ाम उल मुल्क जो गए थे, रंगीला, मोहम्मद रंगीला के टाइम में जो वज़ीर हुआ करते थे, वो जाके हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए। तो मैसूर का कहानी क्या है? मैसूर का कहानी थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि स्टूडेंट जानते हो कि जो साउथ इंडिया में दो किंगडम जो सबसे फेमस था, वो बहामनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर। तो बहामनी किंगडम भी 1528 के आसपास टूटा, तो वहाँ पे 5 स्टेट बने, है ना। और हम लोग जानते हैं जब हम लोग पोर्टुगीज़ का कर रहे थे तो इसके बारे में मैंने तुम लोग को बताया था, गोलकोंडा था, बीजापुर था, है, सही बात है ना। तो चलो उसको साइड करो। हमारा जो चर्चा का विषय है वो क्या है? विजयनगर एम्पायर। जब विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ 1565 में विद द बैटल ऑफ टेलीकोटा। जब बैटल ऑफ टेलीकोटा हुआ 1565 में, तो ये जो विजयनगर एम्पायर, इतना जो भव्य एम्पायर है, जो हिंदू किंगडम है, हिंदू एम्पायर है, ये भी डिसइंटीग्रेट हो गया। अब बहुत सारे छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो गए और मैसूर जो है वो हिंदू किंगडम के अंदर आ गया। मैसूर, ऐसे भी विजयनगर एम्पायर हिंदू किंगडम ही था। जो मैसूर है वो तुम्हारा एक हिंदू किंगडम के अंदर आया, मैसूर बड़ा इलाका, समझे, जिसको कहते हैं हम लोग हुडियार किंगडम, यानी कि हुडियार डायनेस्टी के अंदर मैसूर चलेगा। अब हुडियार डायनेस्टी में एक से एक राजा आया है, मगर ये जो तुम देख रहे हो मैसूर जो बना है हुडियार डायनेस्टी के अंदर, यानी कि हुडियार डायनेस्टी मैसूर को लीड करेगा, आगे ले जाएगा। मैं इसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइड में मराठा एक्सपांड कर रहा है, तो मराठा बार बार इसको अटैक करेगा, बार बार अटैक करेगा। इस वजह से मैसूर बहुत थक जाएगा, समझे। और अल्टीमेटली स्टूडेंट क्या होता है कि अर्ली 18th सेंचुरी में, यानी कि शुरुआत का जो 1700 वाला जो साल है, यानी कि अर्ली 18th सेंचुरी। अर्ली 18th सेंचुरी का मतलब 1700 से लेके 799 तक। तो अर्ली वाला क्या हुआ? 1710 के आसपास। तो 1705-10 के आसपास देखोगे तो 2 ब्रदर राइज किए हैं, जिसका नाम है नंजाराज और देवाराज। नंजाराज और देवाराज बहुत ही पावरफुल हो गया था, 2 ब्रदर्स, ठीक है। और उस समय जो किंग थे, हुडियार जो किंग थे, उसका नाम था कृष्णा राजा हुडियार, क्योंकि हुडियार डायनेस्टी इसलिए टाइटल पड़ेगा हुडियार, हुडियार, समझ रहे हो ना। तो जो कृष्णा राजा हुडियार थे वो मात्र पपेट बन के रह गए थे स्टूडेंट, मात्र वो पपेट बन के रह गए थे। और जो एक्चुअल में जो रूल कर रहा था वो नंजराज और तुम्हारा देवाराज रूल कर रहे थे। समझ पा रहे हो ना। हाँ, उसी समय एक कोई लड़का था हैदर अली करके। हैदर अली उस समय हॉर्समैन का काम करता था। इसका करियर देखो कैसे करियर ग्राफ बढ़ा है। हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम शख्सियत होता है कि जो बहुत नीचे का काम कर रहे हैं और जो बाद में जाके एक भव्य राजा बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक हैदर अली भी है उसमें, और इस तरह का तुमको एग्जाम्पल दिल्ली सल्तनत में भी मिलेगा।
दिल्ली सल्तनत में यदि देखोगे, जो इल्तुतमिश के बाद, रजिया सुल्तान के बाद एक राजा बने थे जिसका नाम है बालबन। तो बालबन का भी कहानी कुछ ऐसा ही है। सिमिलरली हैदर अली भी एज अ हॉर्समैन के रूप में काम करते थे, बहुत ही गरीब फैमिली के थे वो। बाद में क्या हुआ, नंजाराज और देवाराज के अंदर वो काम करना शुरू कर दिया हॉर्समैन के रूप में, और आस्ते 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 वो किंग बन गए। ये अलग बात है कि हुडियार डायनेस्टी का रूलर रहेगा, बट हुडियार डायनेस्टी का जो रूलर रहेगा वो पपेट के रूप में काम करेगा। और जब देखेगा कि बार बार अटैक हो रहा है मराठा की तरफ से नेबरिंग स्टेट्स के द्वारा, तो कमान जो संभालेगा वो हैदर अली संभालेगा। और हैदर अली का जो बेटा है वो टीपू सुल्तान है। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ही मिलके मैसूर को आगे बढ़ाएगा। मगर जो रूल करने वाला जो रूलर होगा वो हुडियार डायनेस्टी का होगा। तो एक कहानी समझ गए ना, हुडियार डायनेस्टी की कहानी क्या है, कैसे विजयनगर एम्पायर से ये टूट के बना है। तो देखो बच्चे लोग, अभी तक क्या क्या पढ़े हैं हम लोग। अभी तक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कंप्लीटेड, एरा ऑफ कंपनीज भी कंप्लीट हो गया, नहीं अलग अलग जो कंपनीज आया था। 1600 से लेकर 1757 तक जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, जो कि आज पढ़ने वाले हैं, मैसूर का भी ये कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इससे पहले हम लोग बंगाल देख चुके हैं, बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है। और हम जानते हैं कि जितने भी नेटिव रूलर के साथ जो झड़प हुआ है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता है। सही बात है। तो देखो ये जो हम लोग देख रहे हैं 1757 से लेके 1857 वाला, इसमें तुमको ब्रिटिश का पैरामाउंसी, ब्रिटिश का हेजिमोनी, ब्रिटिश का सुप्रीमेसी ये देखने को मिलेगा। समझ गए ना। इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए देखो, इस सेम पेज है जो कल बता रहे थे, पिछले क्लास में जो बता रहे थे कि इम्पेरियल एक्सपांसन और ब्रिटिश पैरामाउंसी ये दो हिसाब से हुआ है। एक कॉन्क्वेस्ट और वार करके बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख यहाँ पे लड़ाई करके लिया गया। और दूसरा क्या है, डिप्लोमेटिक स्किल्स। जैसे देखो अलग अलग सिस्टम बना था वारेन हेस्टिंग के टाइम में, वेलेस्ली के टाइम में और डलहौजी के टाइम में। तो ये जो भी ये रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इसको हम लोग सेपरेटली हम लोग डील करेंगे। समझ गए ना। तो चलो आगे देखते हैं। मैसूर किंगडम, मैसूर किंगडम कहाँ से बना स्टूडेंट? एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास मैंने क्या बोला, मैसूर किंगडम बना है तुम्हारा विजयनगर एम्पायर से कट के बना है वो। ठीक है, जब बैटल ऑफ टेलीकोटा हुआ तो उसके बाद विजयनगर एम्पायर बिखर गया, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम में आ गए वो। और एक जो किंगडम है जिसके अंदर मैसूर आता है, उसमें कौन रूल कर रहे थे? हुडियार रूलर रूल कर रहे थे। उसको कहते हैं हुडियार डायनेस्टी। हिंदू रूलर थे जी, मगर रूलर बहुत ही वीक हो गए थे। कारण क्या है कि बार बार अटैक हो रहा था आसपास एरिया से, मराठा से अटैक हो रहा था, इधर हैदराबाद से अटैक हो रहा था, नीचे त्रवणकोर भी है, साइड में कर्नाटक भी है। तो बार बार यहाँ पे अटैक होगा, कमज़ोर हो गया जी। और फाइनली इन द इनिशियल पीरियड ऑफ 17th सेंचुरी, जो पहला फेज है 17th सेंचुरी का, तो उसमें दो ब्रदर्स है जो राइज किए थे, नंजाराज और तुम्हारा देवराज। इन्होंने क्या किया कि जो कृष्णा राजा है, जो रूलर है, रियल रूलर, उसको पपेट बना दिया और मेन शासन यही करते थे। बात समझे। और इनके टाइम में ही हैदर अली एक हॉर्समैन का काम करता था। और देखो हैदर अली भी सीखते 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 एक रूलर के भांति तैयार हो गया। तो ऐसा हम्बल बैकग्राउंड बहुत कम लोग का होता है कि शुरुआत कहाँ से हुआ और पहुँचा कहाँ पे हैदर अली। तो यहाँ पे देखो विद्यार्थी लोग, बात समझने का प्रयास करो कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो बंगाल को तो ले ही लिया, मैसूर को लेने की क्या ज़रूरत था? क्या रीज़न था कि मैसूर को अपना मैसूर के ऊपर वो कंट्रोल किया? तो रीज़न समझो। पहली बात है कि जो मैसूर का नज़दीकी फ्रेंच के साथ था, ये पसंद नहीं था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों बच्चे लोग, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका इंटरनेशनल रिलेशन से भी कुछ चीज़ जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि कार्नेटिक जो वार हुआ था, 3 कार्नेटिक वार हुआ था। पहला और जो तीसरा कार्नेटिक वार हुआ था उसका रिलेशन डायरेक्ट यूरोप से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। सेम जब अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, वही अमेरिका में जो हो रहा है, तो वहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिश आमने सामने था। तो पसंद तो वहाँ पे नहीं कर रहा था ये, क्योंकि ये लोग का जो राइवलरी रहा है 100 साल से भी अधिक का राइवलरी रहा है। तो वहाँ पे भी पसंद नहीं कर रहा और यहाँ पे भी पसंद नहीं कर रहा, यानी कि बाहर भी पसंद नहीं कर रहा, इंडिया में पसंद नहीं कर रहा है। और जो मैसूर का जो नज़दीकी बढ़ रहा है फ्रेंच के साथ, ये ब्रिटिश को पसंद नहीं आया।
तो मैसूर का जो प्रॉक्सिमिटी है फ्रेंच को लेके, ठीक है, इसके वजह से जो साउथ इंडिया में जो ये ट्रेड करना चाह रहा था, जो हमारा अपना जो कमर्शियल इंटरेस्ट को इंटैक्ट रखना चाह रहा था, ये नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे एक पावर था, यूरोपियन पावर, दैट इज़ अ फ्रेंच। दूसरी बात है कि बे ऑफ बंगाल को तो इसने कंट्रोल कर लिया, अब ये चाहता है कि अरेबियन सी का जो मालाबार कोस्ट है उसको भी हम कंट्रोल करें। और वो कब कंट्रोल होगा? जब आप मैसूर को कंट्रोल करोगे, क्योंकि मैसूर के पास में माही पोर्ट सब है, मालाबार रीजन में माही पोर्ट सब है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द अरेबियन सी, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इंडियन ओशन रीजन। तो देखो मैसूर का कंट्रोल था मालाबार कोस्ट पे, समझे, और वो कोस्ट जरूरी है इंडियन ओशंस के लिए, और ज़रूरी है कि इंडियन ओशंस में जो ट्रेड है उसको कंट्रोल करने के लिए मालाबार कोस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब मालाबार कोस्ट तो इंडिया के लिए शुरू से ही ट्रेड वाला हिस्सा रहा है, जानते हो ना, वास्को दा गामा भी तो इसी कोस्ट पे आया है स्टूडेंट। तो इसलिए ये दो प्रमुख रीजन है जिसके वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी साउथ की तरफ आया, स्पेशली मैसूर की तरफ आया है। तो देखो जैसे कि मैंने हिस्ट्री बताया है तुम लोग को, यहाँ पे देखो विजयनगर एम्पायर, हाँ विजयनगर एम्पायर 1565 में टूटा ना, बिखर गया ना विद द बैटल ऑफ टेलीकोटा। उसके बाद देखो छोटे छोटे डायनेस्टी बनना शुरू कर गए, उसमें एक छोटा जो डायनेस्टी था वो हुडिया डायनेस्टी था। ये कब बना? 1612 में बना है। उसमें इंपॉर्टेंट किंग थे उस समय, बाद में जो इंपॉर्टेंट किंग बने हैं वो कृष्णा राजा वोडियार। मैं इसके टाइम में जो मेन जो रूल करता था वो दो ब्रदर करता था, है ना, उसी ब्रदर के अंदर ननराज और देवराज, उसी ब्रदर के अंदर हैदर अली भी बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहा था, हॉर्समैन के रूप में काम कर रहा था। मैं आस्ते आस्ते हैदर अली को समझ में आ गया सभी चीज़, है ना। तो जब कृष्णा राजा हुडियार मरा, तो उसके बाद यस हैदर अली आस्ते आस्ते राइज करके उस पोजीशन में पहुंच गया। तो राजा चल रहा है हुडियार के बाद, देखो कृष्णा राजा हुडियार के मरने के बाद भी राजा आएगा, मैं जितने भी राजा आएंगे सब पपेट आएंगे, सब मेन पावर जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा? हैदर अली करेगा। मगर हैदर अली कब किया? जब ननराज, ये जो टू ब्रदर्स जब खत्म हो गया तब, क्योंकि टू ब्रदर्स इससे पहले कंट्रोल कर रहे थे बस, क्योंकि उसको गणित समझ में आ गया कैसे रूल किया जाता है, क्योंकि वो भी तो कंस्पिरेसी कर रहा था। टू ब्रदर्स नहीं तो इस राजा को क्या किया? मेयर पपेट बना के रख दिया। हैदर अली को ये गणित समझ में आ गया। हैदर अली के साथ साथ कौन? उसका जो बेटा है टीपू सुल्तान। हैदर अली मरने के बाद टीपू सुल्तान ही इनका चीज़ों को आगे ले जाते हैं, समझ रहे हो ना बात को, इस तरह कुछ। तो यहाँ थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से हिस्ट्री दिया गया है। जब ग्रेट किंगडम विजयनगर एम्पायर ख़त्म हुआ 1565 में विद द बैटल ऑफ टेलीकोटा, तो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम डायनेस्टी सब, वही स्मॉल डायनेस्टी सब स्टार्ट हुए, इमर्ज होना। 1612 में एक हिंदू किंगडम बना हुडियार्स के अंदर, हुडियार कह सकते हो, हुडियार डायनेस्टी, ठीक है, टाइटल हो जाएगा, जितने भी राजा आएंगे सबको हुडियार लगेगा टाइटल। 1734 से लेकर 1766 तक कृष्णा राजा हुडियार आए, सेकंड वाले, जो कि कमज़ोर है, वो पपेट रूलर है, क्योंकि जो मेन जो रूल करते थे वो तुम्हारा ननराज और देवराज थे। पर जानते हो कि मैंने ये भी बोला कि बार बार उधर से अटैक होगा, मराठा अटैक होगा, है ना, हैदराबाद से अटैक होगा, निजाम ऑफ हैदराबाद से अटैक होगा, तो परेशान हो जाएगा। इसलिए मैसूर जो है फाइनेंशियली और पॉलिटिकली बहुत ही वीक हो जाएगा। जब कृष्णा देवराजा हुडियार मरता है नेचुरल रीजन से, तो हैदर अली उस समय देखो क्या है, जो कि सिपाही था मैसूर आर्मी का, वो थ्रोन को अपने हाथ में रख लेता है 1761 में। डैट डजंट मीन कि रूलर नहीं है, रूलर है। जितने भी रूलर होंगे जो पैरेलल चल रहे होंगे, आगे भी चलेंगे, वो सब पपेट रूलर सब होगा, नाम मात्र के लिए रूलर सब होगा। मेन जो कार्य करेगा वो हैदर अली करेगा। डिफैक्टो, समझे, डिफैक्टो रूलर बन गया, अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया मैसूर का। कौन? हाँ, हैदर अली। कब? 1761 में। अब बच्चे लोग 1761 का बात है, कुछ रेफरेंस है इसका। देखो जब ये बने तो रास्ता इतना आसान नहीं था हैदर अली के लिए, समझे। उसके बाद भी मराठा खूब अटैक किया है, बैक टू बैक अटैक किया मराठा। क्यों? याद करो स्टूडेंट, हिस्ट्री कहता है कि 1761 में विद द बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, किसके किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। तो मराठा हार गया 1761 में, वो बिखर गया। उसके बावजूद उसको पता चला कि नॉर्थ में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये जो
नीचे जो मैसूर है इसी को अटैक करके बहुत सारा जगह को ले लेते हैं। तो बैक टू बैक अटैक हुआ है हैदर अली के टाइम में भी। 1764 में अटैक हुआ, 1766 में भी अटैक हुआ और 1771 में भी अटैक हुआ। समझे, मैसूर के ऊपर जब हैदर अली आ चुके थे, विराजमान हो चुके थे। मगर कहते हैं ना कि हैदर अली बहुत चालाक आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, बिल्कुल इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, महद चालाक आदमी है। इतना 3 बार बैक टू बैक अटैक होने के बावजूद भी वो शासन को चलाते रहा, पावरफुल बनाते रहा अपने मैसूर को। तो ऐसा बहुत कम राजा होता है कि इतना बार ब्लो लगने के बाद भी वो स्टैंड कर ले। तो 3 बार ब्लो लगा ना, हद तो तब हो गया स्टूडेंट कि 1771 में जब मराठा ने अटैक किया था मैसूर पे, तो उस समय हैदर अली को बहुत सारा पैसा भी देना पड़ा था कंपनसेशन के रूप में। हाँ, उस समय जो पेशवा था माधव राव था। माधव राव बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, माधव राव। माधव राव जब तक जिंदा रहे तब तक मैसूर को छोड़ा नहीं, तब तक बैक टू बैक अटैक किया। जैसे ही माधव राव का डेथ हुआ 1772 में, उसके बाद फिर क्या था, उसके बाद हैदर अली और रेड किया और हैदर अली जाके मराठा को अटैक किया है। क्यों? क्योंकि एक जो पावरफुल जो राजा है, पावरफुल जो पेशवा है, वो मर चुका है, माधव राव। समझे? तो माधव राव के टाइम में मराठा है बहुत स्ट्रांग था जी, बार बार अटैक किया, 3-4 बार अटैक किया मैसूर को। जब माधव राव जब मर गया 1772 में, उसके बाद ये फिर बदला लिया, ये अटैक किया। इसका मतलब ये साफ साफ क्लियर है कि दोनों जो पावर एक दूसरे से खूब लड़ाई कर रहे हैं। और यही चीज़ तुमको निजाम ऑफ हैदराबाद का भी दिखेगा। समझे? तो ऐसा कुछ परिस्थिति है उस समय। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर हैदर अली थ्रोन पे कैसे आया, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है। आर्मी में काम करने वाला, पहले तो हॉर्समैन के रूप में काम करता था, फिर आर्मी में काम किया, नीचे का आदमी उतना ऊपर कैसे पहुंचेगा? तो देखो उसमें भी टैक्टिक्स। देखो अब देखो स्थिति देखो क्या है। मराठा बार बार अटैक कर रहा है मैसूर को, निजाम ऑफ हैदराबाद बार बार अटैक कर रहा है। तो मैसूर क्या होगा, पॉलिटिकली और फाइनेंशियली बहुत वीक हो गया, है ना। अब देखो हैदर अली, देखो ये आदमी बहुत चालाक है। ये आदमी इतना चालाक है कि इतना अटैक होने के बाद भी कंट्रोल कर लिया। हाँ, शासन पे आया तो उसके बाद भी मराठा अटैक किया माधव राव के पास में, उसके बाद भी ये डिफेक्टो रूलर बन के आगे गया है, कैरी किया अपने आप को। कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कारण देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, मिलिट्री मूव। मिलिट्री मूव सही था इसका, कितना मिलिट्री वो एक्सपांड करना है। दूसरी एक्सपांड करने का मतलब मिलिट्री, जान रहे हो ना, यूरोपियन अपने मिलिट्री मूव के लिए ही जाने जाते थे, कम सैनिक के साथ भी बड़ा युद्ध कर लेते थे। हाँ, हम देखे कर्नाटिक वार में भी है, फ्रेंच ने कितना कम आर्मी के साथ कैसे परास्त किया है कर्नाटिक को। वी हैव सीन ना, देखे थे ना हम लोग। हाँ, हम लोग देखे थे जो हुआ था त्रवणकोर में भी जो केस हुआ, और हम बेडारा में भी देख चुके। बेडारा या उससे पर प्लासी में देखो ना, प्लासी में क्लासिकल एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखो विथ मिलिट्री मूव बहुत अच्छा था। और देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के हेल्प से इसने एक आर्म्स फैक्ट्री भी बनाया था हैदर अली ने। कहाँ पे? दिंदीगल में। दिंदीगल अभी के टाइम में तमिलनाडु में है वो एरिया। यदि ठीक से मैसूर का एरिया देखोगे तो तुमको दिंदीगल नजर आएगा, समझ गए। और जो तीसरा जो रीजन है कि ये अपना जो ट्रूप्स है, मिलिट्री ट्रूप्स, वो भी वेस्टर्न स्टाइल में बनाया है। क्योंकि यदि वेस्टर्न पावर से आपको जीतना है या आपको इंडियन पावर से भी जीतना है, तो ज़रूरी है कि आपका जो ट्रूप्स है वो बहुत ही मॉडर्नाइज होना चाहिए। और वेस्टर्न जो टेक्निक है वो सब वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्निक था। तभी तो कम आर्मी के साथ भी बड़ा बड़ा युद्ध जीता जा सक रहा, उसमें जीता जा रहा था। तो यही कारण है कि इसने क्या किया, अपने ट्रूप्स को, अपने मिलिट्री ट्रूप्स को पूरा ट्रेनिंग दिया वेस्टर्न स्टाइल में। एक फैक्ट्री खोल दिया, वही मीर कासिम जैसे तुम्हारा मुंगेर में खोल दिया, तो ये दिंदीगल में खोला था तुम्हारा, जो कि अभी तमिलनाडु का हिस्सा होगा, उस समय मैसूर का हिस्सा था, नीचे पोर्शन में आता है, मैसूर का नीचे वाला एरिया में आता है। और देखो डिप्लोमेटिक स्किल बहुत ही अच्छा, यानी कि जहाँ पे तलवार से काम नहीं चला वहाँ से वो बात करेगा। तो ये आदमी बहुत ही चालाक चतुर आदमी था। देखो हैदर अली के बारे में क्या लिखा गया, वो भले ही अनएजुकेटेड है मगर उसके पास इंटेलेक्ट है, जस्ट लाइक अकबर। अकबर भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मैं देखते हो ना थियोलॉजी का डिबेट करवाता था ना वो बैठ के। हाँ, पोर्टुगीज को भी भेजा था ना,
पोर्टुगीज वाला लोग 3 बार भेजा था ये सोच के कि कहीं ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर कभी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ अकबर। इनफैक्ट अकबर ने तो एक अपना ही रिलीजन बना दिया था। खैर, अनएजुकेटेड था बट किन इंटेलेक्ट था, बहुत ही इंटेलेक्ट आदमी था ये, मतलब ऐसा कि पढ़ा लिखा की तरह बिहेव करता था, सीखने का चाहत बहुत ज़्यादा था हैदर अली के अंदर। ब्रिलियंट कमांडर था, श्रेष्ठ डिप्लोमेट, बहुत चालाक डिप्लोमेट। अब यदि मैं चालाक डिप्लोमेट का बात करूं तो तुमको हिस्ट्री में 1-2 शख्सियत बहुत नज़र आएगा। जैसे देखो जर्मनी जो बना तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत का नाम है, क्या है बताओ तो? बिस्मार्क भी कहा जाता है कि बहुत चालाक और चतुर हुआ करते थे। सिमिलरली हम अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, श्रेष्ठ डिप्लोमेट है वो भी। तो बिल्कुल वैसे ही पर्सनैलिटी थे ये भी, मैन ऑफ सुपीरियर मिलिट्री टैलेंट, बहुत अच्छा, क्योंकि ये मिलिट्री से उठ के आए हैं, आर्मी से उठ के आए, इनको पता था कि कैसे लड़ा जाए। एंड देखो डिप्लोमेटिक स्किल तो है ही कि बात करने का, और लीडरशिप तो भरा हुआ था, फ्रंट से लीड करते थे हैदर अली। हम देखेंगे जितना भी वार हुआ है, जब तक जिंदा रहे हैदर अली वो फ्रंट से लीड किए हैं, लीडरशिप क्वालिटी था उस आदमी के अंदर। तो देखो जब एक आदमी के अंदर इतना क्वालिटी प्रेजेंट है, भले ही वो नीचे के स्थिति में रह रहा हो, समय आएगा तो अपने आप ऊपर चला जाएगा, जब इतना टैलेंट हो तो किसी के पास, है कि नहीं बताओ तो बिल्कुल वो राइज करके अनडिस्प्यूटेड लीडर बना है मैसूर का। ये अलग बात है कि उडियार डायनेस्टी में जो राजा है वो अपना चल रहा है पैरेलली, मगर जो रियल पावर है, डिफेक्टो अथॉरिटी है, कौन है? हैदर अली है मैसूर का। आगे देखो तो एंग्लो मैसूर वार, 4 वार हुआ है विद्यार्थी लोग, 4 वार, बैक टू बैक 4 वार हुआ है। मराठास के साथ 3 वार हुआ, समझे? कानेडी कितना वार हुआ था? 3 वार हुआ था। आपको पता होना चाहिए कितना वार हुआ है, टोटल 4 वार हुआ, 4 वार हुआ है। तो देखो यहाँ पे पहला वार समझते हैं, फर्स्ट वार समझते हैं स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ समझो कि हुआ क्या। जानते हो कि मैसूर हमेशा डिस्प्यूट में रहेगा ही रहेगा, मराठा को लेकर, निजाम को लेकर, कर्नाटक को लेकर, जो पड़ोसी है। ये तो अटैक कर ही रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। हैदर अली आने से पहले भी तो अटैक हो ही रहा था ना, निजाम कर रहा था ना हैदराबाद का, मराठा कर रहा था ना। तो हमेशा इसका डिस्प्यूट तो हमेशा रहता था लैंड को लेकर, और देखता था जैसे कमज़ोर हो गया अटैक कर दो। देखो ना, जैसे माधव राव टू जब मरा तो तुरंत अटैक किया ना हैदर अली भी जाके। तो ये नियम था, ये लोग लड़ते रहते थे एक दूसरे से। देखो तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार पीरियड देखो, इंपॉर्टेंट पीरियड है, 1767 to 69, 2 साल के लिए युद्ध हुआ था। अब इस युद्ध में हमें समझना है कि हुआ क्या। मैसूर का तो हमेशा डिस्प्यूट होगा मराठास के साथ, निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ, और कर्नाटक का कैपिटल क्या? अरकोट, याद है ना? अरकोट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। अब देखो क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट घटना घट रहा है। ब्रिटिश, अभी देखो ब्रिटिश का सेटलमेंट क्या है? वेस्ट बंगाल में है, बंगाल रीजन कह सकते हो, अभी तो वेस्ट बंगाल बोल रहे हैं, उस समय बंगाल रीजन में बहुत भव्य हो गया ना। अब पीरियड देखो ना बच्चा लोग, 1767 बक्सर हो चुका है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो चुका है 1765 का, जस्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ है ना, 2 साल हुआ है अभी। तो बाबू वहाँ पे तो खुट्टा गाड़ के रह लिया वो बंगाल रीजन में, तो उसका सेटलमेंट तगड़ा चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, उसको नीचे भी आना है, मैसूर में भी आना है। तो वहाँ आप डायरेक्ट तो नहीं आ सकते हो। जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है उसको इसने, ब्रिटिश ने बोला कि एक काम करिए, आप हमको नर्दर्न सरकार दे दीजिए। नर्दर्न सरकार एरिया है, अभी साइड में बताएंगे, वो एक एरिया है, वो आप हमको दे दीजिए, और यदि आपको कोई अटैक करता है, जैसे आपको मैसूर अटैक करता है तो हम देख लेंगे। तो ये प्रपोजल अच्छा लगा। और हैदराबाद ही वो पहला स्टेट है स्टूडेंट जिसने सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार कर लिया था। याद करो, डुप्लेक्स के टाइम में भी हैदराबाद ही था, और ब्रिटिश के टाइम में भी सब्सिडियरी अलायंस जो है, सब्सिडियरी अलायंस बोले थे ना कि ट्रूप्स। अब देखो स्टूडेंट, ये देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब्सिडियरी अलायंस का 3 चीज़ आपको समझना होगा, 3 एलिमेंट होता है। पहला एलिमेंट क्या है कि क्या करेगा कि मिलिट्री स्टेशन करेगा, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो आर्मी है रखेगा वहाँ पे उस स्टेट में। पहला मूव ये हो गया सब्सिडियरी अलायंस के हिसाब से। अब जब ये ट्रूप्स रखेगा तो इसका खाना का खर्च, पैसा उसा सब वो रूलर ही देगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देगा, वो रूलर देगा जहाँ पे वो रह रहा है सब, आर्मी सब, नंबर 1। दूसरी बात है कि जितना भी एक उसका अपना आदमी वो डायनेस्ट रूलर के पास रहेगा, स्टेशन रहेगा वहाँ पे।
जैसे हम कल देखे थे ना, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो उसके बाद एक आदमी को रखा गया ना सिंहासन के पास में, ब्रिटिश रेसिडेंट, तो एक वहाँ पे रहेगा। तीसरा चीज़ क्या है कि कोई भी आपको डिसीजन लेना है, किसी का वार करना है, किसी को पीस करना है किसी स्टेट के साथ, तो आपको ब्रिटिश से पूछना पड़ेगा। ये तीन चीज़ है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सब्सिडरी अलायंस। तो आने वाले समय में हम जानते हैं ये चीज़ कि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है इसने सिग्नेचर कर लिया था, इसने साइन कर लिया था सब्सिडरी अलायंस को। मैं पहले का घटना देखो कि ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने कन्विंस किया कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद को कि आप हमको नॉर्दर्न सरकार दे दो और इसके बदले हम आपको प्रोटेक्शन देंगे यदि कोई तरह का मैसूर अटैक करता है तो। मान जाएगा वो। क्यों मान जाएगा? क्योंकि हैदर अली है जी, हैदर अली बार बार अटैक करेगा, वो मराठा को भी अटैक कर रहा है, वो इसको भी अटैक करेगा। आगे देखो, ये फिगर देखो, पूरा तुमको मैसूर का समझना है तो ये फिगर को समझना बहुत जरूरी है बच्चे लोग। देखो इस फिगर में ऊपर में बंगाल में पूरा ऑक्युपाई कर चुका है ना, विद द बैटल ऑफ बक्सर पूरा ऑक्यूपेशन हो चुका है। किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब देखो निजाम ऑफ हैदराबाद से बोल के ये पिंक कलर का जो देख रहे हो नॉर्दर्न सरकार, दिख रहा है ना तुमको? एरिया देखो वहाँ पे अच्छे से, ये एरिया अपने हाथ में रख लिया परसुएट करके, कन्विंस करके। अब देखो यहाँ से कितना नज़दीक हो गया मैसूर, लड़ेगा वहाँ पे मैसूर से, वो चाहता है मैसूर के नज़दीक पहुँचे हम। और तुम यहाँ पे देखो मराठा टेरिटरीज, देखो मराठा टेरिटरीज कितना कम हो गया अभी, और वो भी अपना सुप्रीमेसी दिखाने के लिए बार बार फाइट करेगा, उसको इलाका ज़्यादा चाहिए। निजाम ऑफ हैदराबाद ऊपर देखो, अब मैसूर देखो, मैसूर में तुमको मैंगलोर और माहीपुर दिख रहा होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है मैसूर के लिए, समझे? और साइड में तुमको एक पावर और दिख रहा होगा, डेट इज कर्नाटक, और नीचे एक पावर और दिख रहा होगा, डेट इज त्रवणकोर। तो टोटल जो बैटल देखोगे इसमें ये सब स्टेट का नाम आएगा, कर्नाटक का नाम आएगा, त्रवणकोर का भी नाम आएगा, मराठा का भी नाम आएगा, निज़ाम का भी नाम आएगा, और बिल्कुल नॉर्दर्न सरकार पे तो आगे नॉर्दर्न सरकार जो सरकार बोलो एक ही बात है, क्योंकि ब्रिटिश लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाता था इसलिए सरकार कहता था वो, जैसे कोरोमंडल बोल नहीं पाता था इसलिए कर्नाटक बोलता था वो। हम जानते हैं इस बात को, सही बात है ना? हाँ, जैमोरिन भी तो ब्रिटिश ही दिया है वर्ड। समुद्री मलयाली शब्द में कहोगे तो समुद्री वर्ड है वो। एनीवे देखो यहाँ पे तो नॉर्दर्न सरकार में ये आ जाएगा। हाँ, अब देखो घटना क्या घटा है। तो अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ, कोर्स ऑफ द वार क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बाबू हैदर अली है ना, चलाक नहीं, हैदर अली चलाक है, वो बहुत चलाक है। देखो क्या हुआ, इंग्लिश निजाम तक तो पहुंच चुका है, निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ तो बहुत अच्छा रिलेशन बन गया ना। निजाम ऑफ हैदराबाद क्या है, नॉर्दर्न सरकार दे दिया, और निजाम को क्या बोला कि कोई बात नहीं, आई विल गिव यू प्रोटेक्शन, यदि मैसूर अटैक करता है तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये ब्रिटिश किसको बोल रहा है? हैदराबाद को बोल रहा है। तो एक अलायंस बना, मराठा, निज़ाम और इंग्लिश, और ये तीनों मिलके हैदर अली को अटैक किया। किसको अटैक किया? हैदर अली। हैदर अली तो बहुत चालाक आदमी है, बहुत चालाक आदमी है। देखो इसने क्या बोला मराठा को कि ए भाई, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम शांति से न्यूट्रल रहना, हम आई एम गिविंग यू मनी, ब्राइब खिला दिया उसको, पैसा दे दिया उसको, तो मराठा अटैक नहीं किया, वो न्यूट्रल हो गया, समझे? दूसरी बात है कि निज़ाम को बोला कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद को बोला है क्या तुम ब्रिटिश के पाले में पड़ा हुआ, एक काम करो तुम और हम मिलके कर्नाटक को लड़ते हैं, कर्नाटक को, नीचे बोला था ना कर्नाटक, वो लड़ते हैं, वहाँ से जो टेरिटरी होगा वो हम तुमको दे देंगे। तो निज़ाम बोला ये तो अच्छा आइडिया है, बताओ। तो इंग्लिश तो मुंह के बल गिरेगा इसमें, जिसका मतलब इंग्लिश को पता नहीं है कि नीचे कैसे किया जाता है, क्योंकि नीचे अलग इक्वेशन चल रहा है। वही जैसे बिहार में आरजेडी और जदयू का जो चलता है और बीजेपी का, तीनों कभी भी जानते हो ना, कभी पलट जाता है इधर उधर, वही चीज़ हो रहा है, इसलिए बीजेपी को नुकसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ का गणित वही समझे, बात समझ रहे हो? तो नीचे जो साउथ इंडिया का गणित यही सब समझे, 3 पावर। तो जब इतना अच्छा अलायंस बना लिया, उसके बाद भी देखो अलायंस पलट गया, कन्विंस कर लिया। देखो वही तो बोलते हैं, इसलिए हैदर अली डिप्लोमेटिक स्किल में सबसे आगे है। देखो उसने क्या किया, देखो निज़ाम ऑफ हैदराबाद से बोला कि भाई चलो कर्नाटक पे युद्ध करते हैं ना, वहाँ जो टेरिटोरी होगा हम आपको दे देंगे। वहाँ अटैक किया, अब बाद में जाके इसको गुस्सा तो था ही ब्रिटिश को लेके, वहाँ अटैक किया, कर्नाटक में अटैक किया दोनों मिल के। और उसके बाद जब देखा कि हो गया कर्नाटक वार, तो बोला कि अच्छा तुम इन था इंग्लिश, उसको भी अटैक कर दिया। इंग्लिश मुंह के बल गिरा है बाबू, इंग्लिश हार गया फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर में,
खाली हम लोग इतिहास में क्या पढ़ते हैं कि इंग्लिश जीता है जीता है जीता है। अरे रौंद दिया था पकड़ के हैदर अली ने फर्स्ट वार में, समझे, मगर डिप्लोमेटिक स्किल्स ये सब साथ आता तब जीत नहीं पाता वो। मत चालाकी से क्या किया, अलायंस तोड़ दिया उसने, इसलिए कहते हैं कि वो बहुत चालाक था, श्रेष्ठ डिप्लोमेट था वो। ये वार से भी आपको पता चलता है। आया समझ में ना। तो हैदर ने क्या किया, कर्नाटिक वार कर लिया, ठीक है। उसके बाद हैदर ने क्या किया, ब्रिटिश को अटैक कर दिया। देखो फेस्ट ह्यूमिलेटेड डिफीट, हार गया वो। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, देखो ट्रीटी ऑफ मद्रास होगा, समझे, ट्रीटी ऑफ मद्रास होगा। मद्रास इलाका वाला कर्नाटक में है ना, वो जगह कर्नाटक में है। देखो जाके मैप देखोगे तो कर्नाटक एरिया में होगा वो अलग से। तो ट्रीटी पहला यानी कि पहला एंग्लो मैसूर वार का रिजल्ट क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ। ट्रीटी ऑफ मद्रास में यह तय हुआ कि जितना भी ब्रिटिश ने टेरिटरी लिया है, ठीक है, अटैक तो किया है ब्रिटिश ने भी अपने हिसाब से, और ये भी अटैक हुआ कि टेरिटरी आपने जितना ले लिया लौटा दो, हम भी आपको लौटा देंगे, आप भी लौटा दो। यदि हमारे प्रिजनर, हमारे आदमी को पकड़ के आप प्रिजनर बनाए हो तो हमको दे दो, और आपका जो पकड़ के रखे हैं वो हमको आपको हम दे देते हैं। तो एक्सचेंज हो गया। अब ऐसा नहीं कहो कि हैदर अली को बहुत फ़ायदा हुआ इससे, हैदर अली को ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया कि इतना आसान नहीं है बंगाल की तरह। ये बंगाल नहीं है, ये नीचे वाला अलग है इक्वेशन यहाँ पे, इतना उसको समझ में आ गया। इसे ह्यूमिलेटिंग डिफीट है उसके लिए, समझे। देखो, और दूसरी बात, पहला समझ में आ गया, द ट्रीटी प्रोवाइडेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर एंड टेरिटोरीज। जो भी आप टेरिटोरी, जो भी प्रिजनर आप बना के रख लिए उसको एक्सचेंज कर देना है। दूसरा देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब हारा है इंग्लिश, तो जो हैदर अली बोलेगा वो मानना पड़ेगा आपको। तो हैदर अली ने कहा कि अभी कोई भी तरह का यदि अटैक हो जाए हमारे स्टेट के ऊपर तो इंग्लिश आएगा बचाने के लिए, इंग्लिश विल हेल्प अस। अब बताओ, इंग्लिश जो कि बदमाशी करके आया अपोजिशन में, और उससे सिग्नेचर हो गया कि अब कोई तरह का अटैक होगा तो इंग्लिश प्रोटेक्शन देगा, किसको, हैदर अली को, मैसूर को देगा। तो कहाँ आया दुश्मन बन के, कहाँ उसको दोस्त बना दिया पकड़ के ज़बरदस्ती। मत तुमको लगता है कि ब्रिटिश बात मानेगा ये, अरे ब्रिटिश है बाबू, कब पलटेगा कुछ पता ही नहीं चलेगा उसका। बोलते हैं ना कि घोड़े अपने बाप के भी नहीं होते हैं। नहीं समझ में आया तो लगान मूवी देख लेना, मजाक से बोल रहे बच्चा लोग पूरा टेंशन में आ जाएगा। देखो हाँ जी, गोरा लोग मर्चेंट क्लास से हो, सब मर्चेंट क्लास किसी का होता है क्या। देखो हमारा इंडियन का मर्चेंट क्लास अच्छा है, मगर पहले का जो यूरोपियन यूनियन है उसका बोल रहे हैं। ये लोग बताओ आया ट्रेडर्स के रूप में, है ना, देखा कि यहाँ फाइटर खुद फाइट, देख रहे हो साउथ इंडिया में क्या स्थिति है, नॉर्थ इंडिया में क्या स्थिति है। देखो कोर्स कैसे हुआ, देखो वही सब चीज़ यहाँ बताया गया। देखो स्टूडेंट, इसमें थ्योरी भी दिया गया था, इसलिए थ्योरी भी बता देता हूँ मैं तुम लोग को कि इंग्लिश ने एक ट्रीटी साइन किया निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ, जहाँ पर उसने कहा कि नॉर्दर्न सरकार दे दो और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे यदि कोई भी हैदर अली यदि अटैक करता है हैदराबाद को, तो नंबर 1 स्टेट में। सही बात है ना। हाँ, निज़ाम, मराठा और इंग्लिश तीनों मिलकर अलायंस बनाया और हैदर अली से लड़ने गया। मगर हैदर अली चालाकी से क्या किया, मराठा को पैसा दे दिया, बोला कि तुम शांत रहो, न्यूट्रल रहो, और निज़ाम को भी बोला कि अरे भाई क्या दिमाग लगा रहे हो, चलो ना अटैक करते हैं नीचे, नवाब और वही कर्नाटक पे अटैक करते, जो भी टेरिटरी जाएगा तुमको भी दे देंगे। मान गया वो बात, है ना। लगभग वार चला है तुम्हारा वही 1.5 साल तक चला है, मगर नीचे भी कोई कंक्लूजन नहीं आया है। जो कर्नाटक में कहोगे ना, कर्नाटक में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा युद्ध जीत गया, वहाँ भी कोई कंक्लूजन नहीं हुआ। जब फ्रस्ट्रेशन हुआ तो पकड़ के फिर हैदर अली डायरेक्ट तुम्हारा इंग्लिश को अटैक किया है मद्रास में, क्योंकि मद्रास रीजन इंग्लिश के अंदर आता है। वो इंग्लिश का अच्छा खासा सेटलमेंट था मद्रास में। एक्चुअली 1.5 साल तक जो एक्सपीडिशन हुआ कर्नाटक में, वहाँ कोई कंक्लूजन नहीं आया। कई बार होता है ना कि युद्ध कर रहे हो, आप युद्ध में कुछ जीते नहीं, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो फ्रस्ट्रेशन में क्या किया कि यही नहीं इंग्लिश था जो हमको ये करवाया, जाओ उसी को अटैक कर देते हैं। अटैक कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि पूरा केओस मच गया, पैनिक हो गया जी। हाँ, और उसके बाद ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करना पड़ा हैदर अली के साथ इंग्लिश को, और उसी को कहते हैं हम लोग ट्रीटी ऑफ मद्रास। कब साइन हुआ ट्रीटी ऑफ मद्रास? 4 अप्रैल 1769 को। 69 याद करोगे, 1769, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके हिसाब से क्या हो गया, जितने भी प्रिजनर्स थे, जो भी एरिया कन्क्वेस्ट किया था वो बांट लिया गया कि चलो आपने ये कन्क्वेस्ट किया, आप ले लो, और आपका जो किए हैं हम आपको लौटा देते हैं। बात समझ रहे हो ना। तो हैदर अली देखो, मगर इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के क्या है कि हैदर अली को प्रॉमिस किया गया इंग्लिश के द्वारा कि कोई भी फ्यूचर में अटैक होगा मैसूर में तो इंग्लिश विल प्रोटेक्ट अस। इंग्लिश क्या करेगा, प्रोटेक्शन में आएगा।
तो ये आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार है। देखो बच्चे लोग, हुआ ना, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार एंडेड विथ योर ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या हुआ, ह्यूमिलेटिंग डिफीट है इंग्लिश के लिए। क्या क्या टर्म्स आया, याद रहेगा ना तुम लोग को? हाँ, आगे देखो, अब देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। ये 1782-84 है। बच्चे लोग, तुम लोग को बहुत कुछ समझना पड़ेगा। देखो, ये जो वार तुम देख रहे हो ना, जो मैसूर में चल रहा है, ये वार का डायरेक्ट कनेक्शन तुम्हारा मराठास के साथ भी है, क्योंकि एट द सेम टाइम पैरेलली ब्रिटिश वहाँ पे भी लड़ाई कर रहा है, मराठा के साथ भी। हाँ, इधर विद्यार्थी लोग देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताने वाले हैं कि मराठास के साथ क्या चल रहा था। ये हालांकि तुम लोग नेक्स्ट क्लास में समझोगे, मगर थोड़ा अभी कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब पहला एंग्लो मराठा वार हुआ है, मैं मराठा वार का बात कर रहा हूँ, जब पहला एंग्लो मराठा वार हुआ तो उसके बाद 20 साल का संधि हुआ, किसका, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में, और 20 साल तक ये लोग दोस्त बना है। और वो जो 20 साल का जो पीरियड है, उस पीरियड में तुम्हारा सेकेंड एंग्लो मैसूर वार निकल जाएगा, थर्ड एंग्लो मैसूर वार निकल जाएगा, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार भी निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जितना भी वार होगा, मराठा ब्रिटिश के पास खड़ा रहेगा, अनलाइक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार ने वो ट्रीटी साइन करवाया है, तो इसलिए कहता है कि ब्रिटिश ने बहुत चालाकी से मराठा को यूज़ किया है इस वार में। आया समझ में क्या बोल रहे हैं, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? यहाँ पे देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सभी चीज़ देखो, बैकग्राउंड देखो बच्चे लोग, बैकग्राउंड देखो। बैकग्राउंड क्या है कि जब ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ तो ब्रिटिश को बहुत बुरा लगा ना, बहुत बुरा लगा, समझे? इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया, अब देखो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब ट्रीटी ऑफ मद्रास बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिफीट था एक तरह से, मगर ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या बोला गया कि जब अटैक होगा मैसूर के ऊपर किसी पावर के द्वारा, तो इंग्लिश आएगा रेस्क्यू करने के लिए। मैं ऐसा नहीं हुआ, इंग्लिश ने ट्रीटी ऑफ मद्रास को डिसरिगार्ड कर दिया, समझे? जब मराठा अटैक किया मैसूर पे, क्योंकि मराठा अटैक करते रहेगा बाबू, ये सब चलते रहेगा। जब मराठा अटैक किया मैसूर पे, तो इंग्लिश आगे नहीं आया बचाने के लिए। इसका मतलब जो ट्रीटी ऑफ मद्रास का उल्लंघन हुआ है, जो हैदर अली के साथ साइन हुआ था, बात समझे? अब देखो, तो हैदर अली को रियलाइज़ हुआ कि ये बिच्छू तो बिच्छू ही रहेगा, इसको एक बार हम कोपचे में ले गए, उसके बाद भी ये मानने वाला है नहीं, ठीक है। और उसको लगा कि ये ठीक नहीं है, ये लोग सब ब्रिटिश ठीक नहीं है, फ्रेंच वाला लोग सब ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्रेंच का टेक्निक वुकनिक सीख रहा था वो। तो देखो, हैदर को क्या लगा कि फ्रेंच ज़्यादा हेल्पफुल है, फ्रेंच ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है, आर्मी में जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आर्म्स का हो, चाहे टेक्निक का हो, चाहे तरीका का हो, सब फ्रेंच सिखा रहा है, इसलिए फ्रेंच ज़्यादा बेटर है ब्रिटिश से। और देखो, ये डर तो हमेशा ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले से था, क्योंकि मैसूर और फ्रेंच का रिलेशन बहुत ही इंटैक्ट था स्टूडेंट, बहुत ही करीब था। यही चीज़ तो गवारा नहीं था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। मैं ये रियलाइज हैदर अली को फिर से इस बार हो गया कि नो, फ्रेंच ज़्यादा बेटर है, इसलिए बहुत अच्छा फ्रेंडशिप कर दिया उसके फ्रेंच के साथ। इनफैक्ट जान के हैरान हो जाओगे, टीपू सुल्तान जो आने वाले में जो राजा है हैदर अली के बाद, टीपू सुल्तान तो जैकोबिन क्लब का भी मेंबर था वो आदमी, वही जैकोबिन क्लब जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो एक क्लब बना था, जो कि डेमोक्रेसी का एक प्रतीक है, उसका भी मेंबर था। और टीपू सुल्तान इनफैक्ट डेमोक्रेसी में बिलीव भी करता था स्टूडेंट, भले ही वो राजा रहे, मगर डेमोक्रेसी उसको बहुत पसंद आता था। अब ये देखो, तो अब ये इरिक्ट होगा ना ब्रिटिश के लिए, यानी कि ब्रिटिश को पसंद नहीं आएगा, किसका, हैदर अली का दोस्ती फ्रेंच के साथ। तो अब देखो, अब क्या हुआ, इसका मतलब फर्स्ट तो देखो, ट्रीटी ऑफ मद्रास का उल्लंघन किया किसने, इंग्लिश ने। और अब हैदर अली को रियलाइज हो गया कि इंग्लिश बाबू किसी का नहीं है। अब इंग्लिश ने क्या गुस्ताखी किया, देखो ब्रिटिश ने क्या किया कि जो माहे पोर्ट है, अब माहे पोर्ट पे कौन, फ्रेंच रेगुलेट कर रहा था, फ्रेंच देख रहा था, हालांकि किसका सॉवरेनिटी के अंदर है, मैसूर के सॉवरेनिटी के अंदर है, वो मैसूर कंट्रोल के अंदर है। माहे पे एक्टिव कौन था, फ्रेंच था, फ्रेंच लोग सब। माहे पोर्ट बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, मालाबार में, इंडियन ओशन से कनेक्ट करने के लिए।
अब देखो, जब ब्रिटिश ने कैप्चर किया माहे पोर्ट को, इसका मतलब क्या कि तुम डायरेक्ट हैदर अली को कन्फ्लिक्ट कर रहा है, क्योंकि वो मैसूर का कंट्रोल के अंदर है। वो भले वहाँ पे अभी फ्रेंच काम कर रहा हो, फ्रेंच अपना आर्मी उर्मी रखा हो, मतलब अटैक किया तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट चैलेंज है हैदर अली को। तो उसके बाद हैदर अली बोला कि चलो बाबू हम भी अलायंस बनाते हैं। अब अलायंस बना के क्या करेंगे, इंग्लिश को हरा देंगे। अब देखो स्टूडेंट, इस बीच में बहुत घटना हुआ है एक्चुअली। इस बीच में कुछ देखो, अब ये कोर्स देखो, टाइम पीरियड देखो 1780 से लेके 1784 है, समझे। इस पीरियड में बहुत कुछ हुआ है। इस पीरियड में देखोगे तुम लोग, हाँ, इसमें स्टूडेंट आपको बहुत कुछ नज़र आएगा कि हाँ, यहाँ पे देखो, हैदर अली मराठा और निज़ाम अलायंस बनाया। इसका मतलब अब इंग्लिश का तो बुरा हाल होने वाला है। जब इंग्लिश खुद नहीं जीत पाया मैसूर से, तो तीनों पावर से खाक जीतेगा वो। मगर बाबू उसको अब चतुराई समझ आ चुका है साउथ इंडिया का। जो हैदर अली ने फर्स्ट वार में किया था, अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा वही सेम चीज़। देखो, तो उस समय इंग्लिश का अगुवाई कर रहे थे सर आयरकुट। तो आयरकुट ने क्या किया, ये अलायंस को तुड़वा दिया। जो हैदर अली ने किया ना फर्स्ट वार में, सेम चीज़ अब सर आयरकुट कर रहा है। इसने क्या किया, मराठा और निज़ाम का जो आर्मी है, वही निज़ाम मतलब हैदराबाद का जो आर्मी है, उसको टाइम पे पहुंचने नहीं दिया। उसके लिए उसने ब्राइब सब दिया था। बोला कि ठीक है तुम अलायंस रहो, तुम टाइम पे ही मत पहुंचना। तुम टाइम पे नहीं पहुंचोगे तब तक हम वार कर लेंगे इससे। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये टेक्निक तुमको नहीं लगता कि ओल्ड टेक्निक है ये? जो टेक्निक यूज़ किया था हैदर अली ने, वो टेक्निक ये यूज़ कर रहा है। इसका मतलब इसको भी गणित समझ में आ गया साउथ इंडिया का कि कैसे किया आता है। बिना पावर हाथ में रखे हुए नहीं हो सकता। तो अलायंस ये भी तुड़वा दिया। और बताओ, ये लोग निकम्मा लोग सब मराठा और निज़ाम सब मान भी गए। इसलिए तो कहते हैं कि बाबू कोई एकता उगता नहीं था ये लोग में। भले ही ये हार्ड लगे हमारा बात सुन के, मैं हिस्ट्री कह रहा है चीख चीख के, यदि सब साथ में आया तो काहे का फ्रेंच, काहे का ब्रिटिश, सब ट्रेडिंग कंपनी ही बन के रहता। मैं चूँकि उन लोगों को मौका मिल गया ये सब चीज़ का, इंटर राइवलरी का। देखो तो क्या हुआ, बैटल हुआ जी। बैटल में आमने सामने कौन है, सर आयरकुट है और तुम्हारा हैदर अली है। हाँ, हैदर अली अच्छा लड़ा है। इनफैक्ट इससे पहले हैदर अली ने हरा दिया था। मैं उसके बाद जब सर आयरकुट आया तो वो बहुत पावरफुल, यानी कि सर आयरकुट से पहले भी एक कोई कमांडर था एक्चुअली, वो हार गया था। मगर जैसे सर आयरकुट आया, वो इस गेम को, इस वार को और आगे ले गया, बहुत तगड़ा हिसाब से ले गया। और हैदर अली देखो स्टूडेंट, वो कैंसर के वजह से वो मर गए, नेचुरल रीजन के वजह से मरे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बैटल फील्ड में मर गए, समझे ना, वो कैंसर की वजह से मरे हैं। हैदर अली डाइड बिकॉज ऑफ द कैंसर। और बाद में उसका जो बेटा है टीपू सुल्तान, वो इस युद्ध को कैरी किया है। तो तुम लोगों को लगेगा कि सर ये युद्ध हारेगा कि जीतेगा, बताओ तो क्या होगा इस युद्ध का। इस युद्ध में ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, थक जाएगा दोनों पावर। जब जैसे रसिया अटैक हुआ यूक्रेन से, पता नहीं चल रहा है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो जब दोनों ही पावर को लगेगा कि यार पैसा बहुत बर्बाद हो गया, फालतू में हम वार कर रहे थे, दोनों को संधि करवा लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। देखो तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर जानते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है मैसूर का। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ क्योंकि दोनों ही साइड थक चुका है अनकंक्लूसिव वार के बेस, क्योंकि वार में कोई जीता नहीं है, ठीक है। और दोनों साइड ने कहा कि चलो ठीक है पीस कर लेते हैं, नेगोशिएशन कर लेते हैं। तो इसलिए ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ। तो पहला क्या है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड क्या है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अब इस ट्रीटी में वही बात हुआ कि जो भी टेरिटोरी तुम लिया है, जो टेरिटोरी हम तुम्हारे लिए हैं, बैक कर देते हैं, बैक कर दिया गया। तो देखो 2 वार हो चुका है और 2 वार से कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आया है। फर्स्ट जो वार हुआ उसका रिजल्ट हुआ ट्रीटी ऑफ मद्रास। वो एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट है ब्रिटिश के लिए, ह्यूमिलेटिंग डिफीट है। मगर कहोगे कि सर बहुत नुकसान हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझे ना। सेकंड में भी कोई कुछ कंक्लूजन नहीं आया है। अब जो बैटल होगा, यानी कि ये मर चुका है, अब हैदर अली मर चुका है। आगे जो, क्योंकि सेकंड वार को भी कंक्लूड जो आगे किया है वो है टीपू सुल्तान ही है, वो बीच में ही मर गए थे कैंसर के वजह से हैदर अली। तो टीपू सुल्तान सेकंड वार को कैरी किए हैं। ये जो सेकंड वार तुम्हारा 4 साल का चला है ना जी, तो आगे जो कैरी किए हैं, बीच में मर गए थे हैदर अली, जो आगे कैरी किए हैं वो कौन है, टीपू सुल्तान है।
इसका मतलब 2 वार और होने वाला है। तो 2 वार में कौन एक्टिव रहेगा? टीपू सुल्तान। अब यहाँ पे दिखेगा टीपू सुल्तान कौन है, मगर जब सब पावर एक साथ आ जाए तो शायद टीपू सुल्तान भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि तीनों एक साथ आ जाए तब मुश्किल है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ स्टूडेंट, हैदर अली ने क्या कहा कि ट्रीटी ऑफ मद्रास में जो इंग्लिश को सपोर्ट, ट्रीटी ऑफ मद्रास के हिसाब से जो इंग्लिश को सपोर्ट करना चाहिए था, जब मराठा ने मुझे अटैक किया तो इंग्लिश ने किया ही नहीं सपोर्ट, इसलिए इंग्लिश ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ मद्रास को वायलेट किया है। फ्रेंच ज़्यादा हेल्पफुल है, सही बात है ना। माहे देखो देखो जो फ्रेंच पोजीशन है मालाबार कोस्ट में, और उसका डायरेक्ट सॉवरेनिटी तुम्हारा कौन है, मैसूर रखता है अपने अंदर। तो वहाँ पे क्या किया, बहुत सारा फ्रेंच वार मटेरियल्स लेके आया था, ठीक है, मैसूर लेके आया, मैसूर, हाँ, बॉट टू मैसूर। अब देखो बहुत सारा चीज, अब बात समझो ना, माहे पोर्ट में आखिर अटैक करने के पीछे रीजन क्या है कि देखो माहे पोर्ट, माहे जो जगह है वहाँ पे बहुत सारा आर्म्स सब है, वो सब चीज़ मैसूर में लाया गया। जब मैसूर में लाया गया तो इंग्लिश भी पूछा क्यों लाए हो, तो जो रिप्लाई दिया था हैदर अली ने वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्चुअली माहे पे अटैक किया था। मगर जब माहे पे अटैक किया तो इसका मतलब क्या कि डायरेक्ट आप हैदर अली को चैलेंज कर रहे हो, क्योंकि माहे पोर्ट का सॉवरेनिटी मैसूर के अंदर आता है। ठीक है, तो देखो वही लगा कि माहे पोर्ट पे अटैक करना मतलब मेरा डायरेक्ट अथॉरिटी पे अटैक करना है। 5 नंबर देखो, उसके बाद अलायंस बना, एंटी इंग्लिश अलायंस बनाया मराठा और निजाम। इंग्लिश जानते हो अंडर सर अयरकुट, उसने क्या किया, मराठा और निजाम को अलग कर दिया, बोला कि तुम आर्मी पहुँचो मगर लेट पहुँचो, तुम कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जानते हो, उसके बाद हैदर अली सफर्ड ए डिफीट। देखो पोर्टो नोवो एक जगह का नाम है ये, वहाँ पे सफर्ड हुए, बट ये जो मरे हैं तो ब्लो से नहीं मरे हैं, ये अपने रीजन से मरे हैं बिकॉज ऑफ हिज कैंसर। उसके बाद उनका जो बेटा है टीपू सुल्तान इस वार को ले गया, देखो 1 साल तक ले गया, मगर कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला उससे। दोनों ही लोग थक गए हैं, है ना, दोनों ही स्टेक होल्डर थक गए। और उसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ, कब, 1784 में। आया समझ में, जिसके अंतर्गत जो टेरिटरी कनकोड किया था वार के टाइम में वो लौटा दिया गया एक दूसरे को। ये हुआ, समझ में आ गया ना, ट्रीटी ऑफ मद्रास एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अब देखो, अब ये जो तीसरा और चौथा वार है ये डिसाइड होगा, ठीक है, इसमें क्रश कर जाएगा मैसूर क्रश कर जाएगा इसमें स्टूडेंट। दोनों वार तक तो वो अपने आप को बचा लिया, या फिर इसमें पता नहीं चला कौन पावरफुल है। मैसूर भी कम नहीं है, यही ना पता चला तुम लोग को। जैसे प्लासी में क्या हुआ, बक्सर में क्या हुआ, झुक गया ना बंगाल, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब देखो विद्यार्थी लोग, सर्कमस्टेंसेस क्या, परिस्थिति क्या है। तो तुमको लगता है कि मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रिलेशन अच्छा होगा, जिसके साथ 2 बार वार हो चुका है, कैसे रिलेशन अच्छा रहेगा। इसलिए ट्रेडिशनल हॉस्टिलिटी, ऑलरेडी 2 वार मैसूर के साथ हो चुका है, इसका मतलब क्या कि ट्रेडिशनल हॉस्टिलिटी है इंग्लिश और मैसूर के बीच में। ट्रेडिशनल हॉस्टिलिटी का मतलब वार हो चुका था ना पहले, तो एक दूसरे को देखना तो पसंद करेगा नहीं, जो बात है। अब देखो, अब ये समझो स्टूडेंट, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बाद टीपू सुल्तान, देखो टीपू सुल्तान बहुत चालाक है, जैसे उसका बाप चालाक था हैदर अली, बेटा उससे भी चालाक था, मैं बताऊंगा लास्ट पेज में तुम लोग को। टीपू सुल्तान को लगा कि देखो इंग्लिश है बहुत खतरनाक चीज़ है, ये आज ना कल तो अटैक करेगा हमको, और हमको चाहिए कि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाना जरूरी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना जरूरी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसलिए क्योंकि पैसा आएगा तभी तो आर्म्स वेपन्स आएगा। टीपू सुल्तान पहला ऐसा आदमी इंडियन रूलर्स है जिसने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया। कैपिटलिज्म समझ रहे हो ना, कि मर्चेंट क्लास सब आए, व्यापार करे, पैसा आएगा, कमाई होगा, कमाई से फिर फैक्ट्री खुलेगा। हाँ बिल्कुल, समझे ना, अभी कैपिटलिज्म ही चल रहा है ना हमारे भारत में। तो देखो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया इसने, ठीक है, अपने आर्म फोर्सेस को और बढ़ाया, एक्सटर्नल असिस्टेंस भी लिया है, ठीक है, ब्रिटिश का अगेंस्ट। ये अपना बताओ एम्बेसडर भेजा है टर्की में, फ्रांस में ही भेजा, स्पेशली मॉरिशस में, क्योंकि मॉरिशस कंट्रोल था ना, फ्रांस कंट्रोल करके रखा था ना, वहाँ पे ही भेजा, टर्की में भेजा, और भी बहुत मुस्लिम कंट्री सब में भेजा है अपना, कि देखिए इंग्लिश ऐसा कर रहा है, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस आप हमको हेल्प करिएगा। ये अलग बात है कि इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस ये लोग हेल्प नहीं कर पाया, बाहर का पावर। यदि बाहर का पावर यदि हेल्प करता तो शायद टीपू सुल्तान का जो भी आउटकम हुआ 3rd के बाद या 4th के बाद ऐसा नहीं होता। बात समझे ना। तो ये अपना भेजा
एम्बेसडर सब भी भेजा वहाँ पे टर्की और फ्रांस में। और उस समय वही तो अब जो भी कार्य कर रहा था टीपू सुल्तान, जो भी आर्म्स बना रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर रहा था, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहा था, उसके वजह से जो उस समय जो गवर्नर थे, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस, ये आदमी देखो, कर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है क्योंकि ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हार के आया है। देखो यहाँ कसीदा पढ़ा जाता है लॉर्ड कर्नवालिस के बारे में इंडियन इतिहास में कि कर्नवालिस था, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, बहुत ज़्यादा बोला जाता है इसके बारे में। मैं जान के हैरान हो जाओगे, ये मुंह के बल गिरा है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वहाँ से हार के इधर इंडिया में भेजा गया था इस आदमी को। और इंडिया में बताओ इसने जीत लिया मैसूर में, यही लॉर्ड कर्नवालिस। और लॉर्ड कर्नवालिस का रेफरेंस बाद में भी देखोगे, बहुत सारा जगह पे तुमको मिलेगा। आ रहा है समझ में? तो बच्चे लोग ऐसे याद करोगे कि जो थर्ड वार जो होने वाला है उसमें लॉर्ड कर्नवालिस बहुत ही तुम्हारा इंपॉर्टेंट पर्सन है, समझे? हाँ, ये समझ में आ रहा है तुम लोग को ना कि टीपू सुल्तान का जो भी तरीका था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है ना, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसके या फिर अपने एम्बेसडर को भेज देना टर्की में या बहुत सारा कंट्री में भेज देना, इसके वजह से कर्नवालिस को टेंशन हो रहा था कि देखो ये आगे निकल रहा है। एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट ऑफ अदर स्टेट्स, देखो बस कर्नवालिस को इंतजार था, एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार था कि किसी तरह हम मैसूर को अटैक करें और टीपू का जो खौफ है वो पूरा कंप्लीटली ख़त्म कर दे। और ये बताओ पूरा अपना ले चुका है, मराठा और हैदराबाद से पूरा सपोर्ट ले चुका है कि कोई तरह का होगा, बस हमको एक वो चाहिए, एक स्पेस चाहिए जहाँ पे हम टीपू को अटैक करेंगे, तुम लोग आ जाना पीछे से। पूरा अपना पूरा प्लान करके रखा हुआ है, समझ रहे हो ना? और मैंने बोल दिया है कि जो पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसके बाद 20 साल तक तो रहेगा मराठा इंग्लिश के साथ, उसी का फ़ायदा उठाएगा ये थर्ड वार में भी। देखना यहाँ पे देखो क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे देखो नीचे देखो, कैनोनोड दिख रहा होगा फिगर में तुम लोग को, कैनोनोड पोर्ट दिख रहा है ना, छोटा सा इलाका। हम नीचे तुमको त्रावणकोर भी दिख रहा होगा, हाँ त्रावणकोर दिख रहा है स्टूडेंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट वो जगह है त्रावणकोर, याद करो बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुआ है वहाँ पे, याद करो डच के साथ हुआ था ना जी, डच हारा था ना वो युद्ध को। हाँ अब यहाँ पे देखो कि ये जो किंगडम ऑफ त्रावणकोर है, ठीक है, वही स्टेट ऑफ त्रावणकोर, इसने क्या किया कि कैनोनर और जलकोटल भी एक जगह का नाम है, जलकोटल और कैनोनर, ये दो जगह इसने डच से खरीद लिया। किससे? डच से खरीदा। डच जान रहे हो ना तुम लोग? डच जो पहला जो पावर है, पोर्टुगीज़ के बाद जो सेकंड पावर जो आया था डच ही आया था। डच मतलब जो कहाँ से आया? नीदरलैंड से जो आया है। तो अच्छा, तो इसको लगा कि देखो ना कितना नज़दीक है, मैसूर के पास है कि नहीं है, वो बोला कि खरीद लिया। ऐसे कैसे खरीद लिया स्टेट ऑफ त्रावणकोर कैसे खरीद सकता है? भले ही डच वहाँ पे रहता है, डच कैसे बेच सकता है उसको? यदि वो खरीद लिया तो इसका मतलब ये हमारा फ्यूडिशरी है, यानी कि ये हमारा लैंड रहा शुरू से। कैसे ये त्रावणकोर के पास जा सकता है? कैसे डच बेच सकता है? तो इसलिए टीपू सुल्तान का माथा खराब हुआ इससे। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यही अपॉर्चुनिटी के लिए रुका हुआ है, कब स्टेट ऑफ त्रावणकोर को चैलेंज हो, कब स्टेट ऑफ त्रावणकोर को उधर से आंख दिखाए टीपू सुल्तान। और जैसे ही आंख दिखाएगा दौड़ते हुए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा साथ देने के लिए, क्या हुआ? हमें तो तुम्हारे साथ चलो युद्ध करते हैं। आया समझ में? तो एक बाबू उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, केवल कहीं पे भी डिस्प्यूट होगा वो दौड़ जाएगा कि उसको अटैक करना है अब, क्योंकि उसके नज़र में टीपू सुल्तान बहुत आगे बढ़ चुका है, उसको ख़त्म करना है टीपू का चैप्टर। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैसूर और स्टेट ऑफ त्रावणकोर के बीच में डिस्प्यूट हो गया जी। कैसे डिस्प्यूट हुआ? देखो, क्योंकि जो त्रावणकोर है उसने कैनोनर और तुम्हारा एक जगह और है जलकोटल इसके अंदर नहीं आता था सॉवरेनिटी का, इसलिए इसमें नहीं दिया गया। जलकोटल और कैनोनर दो जगह खरीद लिया। किसने? स्टेट ऑफ त्रावणकोर ने खरीद लिया। किससे? डच से। मगर जानते हो ये जो कोचीन इलाका है, वही कोचीन में ही कैनोनर आता है। जानते हो कि कोचीन तो शुरू से फ्यूडिशरी रहा है टीपू का, तो उसको लगा कि कैसे त्रावणकोर ने ये चीज़ खरीद लिया, ये तो डायरेक्ट वॉयलेशन है हमारा सॉवरेन राइट्स का, ये तो हमारा एरिया है, कैसे खरीद लिया वो। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि टीपू डिसाइड करेगा भाई त्रावणकोर को भी थोड़ा हवा पानी पिलाया जाए, कुछ ज़्यादा ही मचल रहा है, कुछ ज़्यादा ही हमारे टेरिटोरी में आ रहा है, इसका फ़ायदा उठाएगा ना। कौन फ़ायदा उठाएगा इसका? बताओ स्टूडेंट? ब्रिटिश उठाएगा। तो इसलिए इंग्लिश क्या होगा? इंग्लिश त्रावणकोर के साथ आएगा, टीपू को अटैक करेगा,
मगर जान के हैरान हो जाओगे स्टूडेंट, टीपू जीत जाता है इंग्लिश को, टीपू हरा देता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर जनरल मेडाउस के अंदर जब काम कर रहा था, यानी कि जनरल मेडाउस क्या आर्मी चीफ है, और जब लीड कर रहे थे इस टुकड़ी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी को, तो टीपू हरा दिया था। मगर क्या हुआ, मगर देखो परिस्थिति बदला, लॉर्ड कर्नवालिस आया है। अब समझे, कर्नवालिस लीड करेगा फ्रंट से, जब कर्नवालिस लीड किया तो उसके बाद टीपू हार गया। इसका मतलब देखो, हिस्ट्री में ये चीज़ नहीं बताया था, हिस्ट्री में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि टीपू सुल्तान पहला बैटल जीता था, जब जनरल मेडाउस जब अगुवाई कर रहे थे तो हार गया। वो हारने के बाद फिर से, यानी कि 1719 में हार गया बैटल, 1790 में बैटल हार चुका है इंग्लिश। उसके बाद लॉर्ड कर्नवालिस कमान बढ़े और 1 साल बाद फिर युद्ध करने के लिए गए। लॉर्ड कर्नवालिस फाइनली हरा देता है टीपू सुल्तान को। देखो आगे समझो। अब यहाँ पे देखो, तो इंग्लिश और त्रावणकोर साथ में आया है ना, टीपू के अगेंस्ट युद्ध किया है। बाद में देखो बच्चे लोग, अब कहाँ से जीतेगा? जो कर्नवालिस जब अगुवाई कर रहा था, कैसे जीतेगा? क्यों नहीं जीतेगा? क्योंकि मराठास भी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी इस अलायंस में आ गया। अब बताओ, स्टेट ऑफ त्रावणकोर हो, इंग्लिश हो, समझ रहे हो ना, मराठा हो, निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो, कैसे जीतेगा बेचारा? किसे लड़े वो तीनों, समझ रहे हो ना, सब कैसे तीनों आर्मी से लड़ा जाए, सवाल ये था। तो अब क्या होगा बच्चे लोग, खात्मा? तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम हुआ है, ठीक है, 1792 में। इस बैटल के वजह से बहुत सारा रिसोर्सेज ख़त्म हो गया टीपू सुल्तान का, मैसूर का, समझे। और अब जो ओरिजिनल जो स्टेट था उसका, जो प्रॉस्परस था, वो रिकवर नहीं हो पाया, यानी कि पैसा बहुत बह गया। हाँ, ये अलग बात है कि टीपू सुल्तान ने अपना किंगडम बचा लिया, क्योंकि उसका प्लानिंग बहुत तगड़ा था टीपू सुल्तान का, नहीं तो किंगडम भी हाथ से निकल जाता। वो अपना थॉट प्रोसेस से, अपना प्लानिंग से, अपना प्रॉपर एग्जीक्यूशन के वजह से वो अपना किंगडम बचा लिए। जिस जगह पर वो रहते थे वह बहुत सारा इलाका हाथ से निकल गया, बहुत पैसा बह गया। तो सेरिंगमपट्टनम में हार हुआ है टीपू सुल्तान का, अंडर द लॉर्ड कर्नवालिस, नॉट अंडर योर जनरल मेडाउस, समझे। क्यों हुआ है? क्योंकि ये निज़ाम आ गया साथ में, समझे ना, निज़ाम आ गया साथ में, मराठा आ गया साथ में। देखो यहाँ पे तो क्या हुआ इसमें, हाफ देखो, सेरिंगमपट्टनम का जगह भी देख लो तुम लोग, हाफ ऑफ द मैसूर टेरिटरी वॉज टेकन ओवर बाय द विक्टर्स, देख रहे हो ना। अब आधा इलाका, बच्चे लोग, आधा इलाका ले लिया। अच्छा, ये जो आया मराठा, जब आया ब्रिटिश को साथ देने के लिए थर्ड बैटल में, पीरियड देख लो 1789 से लेके 92 है ये, तो मराठा बाबू ऐसे तो नहीं आया होगा, कुछ टेरिटरी मराठा को देना पड़ेगा। निजाम ऑफ हैदराबाद ऐसे तो नहीं आया होगा, उसको भी कुछ टेरिटरी देना पड़ेगा। तो देखो क्या हुआ फलस्वरूप, ब्रिटिश ने 12 महल वाला इंपॉर्टेंट एरिया रख लिया। यदि तुम मद्रास का टेरिटरी देखोगे तो वहाँ पे तुमको 12 महल जगह दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। यदि तुम मैसूर का देखोगे मैप, यदि गूगल में टाइप करके मैसूर का मैप देखोगे तो यू विल फाइंड 12 महल जगह। वो 12 महल जगह बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैसूर का इलाका कौन रख लिया? ब्रिटिश रख लिया। हाँ, 12 महल रख लिया, दिंतुगुल वो भी रख लिया, और मालाबार में तो बाबू को रखना चाहेगा ही ब्रिटिश, वही मालाबार रीजन के वजह से तो इतना कुछ हो रहा है, समझा, रख लिया वो स्ट्रैटेजिक जगह से। और मराठा को तुंगा भाद्रा रीजन, जो ऊपर वाला जो रीजन है, जो मराठा का टेरिटरी में आता है, मिलता है, वो वाला मराठा को दे दिया। और निज़ाम को कृष्णा से लेके पेन्नार रिवर जो है, वो जो एरिया है, वो तुम्हारा निज़ाम ऑफ हैदराबाद को दे दिया। यानी कि जहाँ जहाँ आपका जगह है उससे सटा हुआ जगह है, मान लो कि एक जगह मराठा होगा, एक जगह हैदराबाद होगा, जो भी सटा इलाका था मैसूर का, वो इलाका उसको दे दिया। और नॉर्दर्न सरकार से वो नीचे घुस गया, यानी कि 12 महल वाला जगह ले लिया। दिंदुगुल इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री सब है, उसका आर्म्स का फैक्ट्री सब है। और मालाबार रीजन रख लिया। देखते हो ब्रिटिश को कितना गेन हुआ इससे, ब्रिटिश को बहुत फायदा हुआ है। और अनडाउटली जो 2 मेजर पावर है उसको भी फायदा हुआ है, किसको? मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद को भी फायदा हुआ है, उसका टेरिटरी भी बढ़ा है। अब देखो भाई, चलो हैदराबाद तो चुपचाप, क्योंकि हैदराबाद तो सब्सिडी अलायंस साइन कर ही लिया है। हैदराबाद क्या है, हैदराबाद को कितना भी टेरिटरी गेन होगा तो कोई ब्रिटिश का नुकसान नहीं है, क्योंकि वो सब्सिडी अलायंस साइन किया है। सब्सिडी अलायंस साइन करने का मतलब क्या है कि ब्रिटिश का ट्रूप्स ही वहाँ पे रह रहा है,
अब एक ही फोबिया है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो मराठा है। तो जैसे ही मैसूर का वॉर खत्म होगा, बात समझ में आ रहा है ना, जाएगा मराठा को कुपचे में लेने के लिए, उसको भी ले लेगा। निजाम ऑफ हैदराबाद तो पहले से सबसिडी अलायंस है, साउथ इंडिया पूरा कंट्रोल। कितना स्टेप बाय स्टेप किया है, बात समझो। 20 साल का संधि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद, और 20 साल इसको यूज़ किया यहाँ पे मैसूर में, और जैसे ही इसका यूज़ कंप्लीट हो गया फिर जाकर उसको डिफीट कर दिया। कोई किसी का नहीं है युद्ध में। इसलिए कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। ये चीज़ दिखता है यहाँ पे समझ पा रहे हो ना? देखो यहाँ पे क्या हुआ, एंड क्या हुआ बताओ। वार डैमेज ऑफ 3 करोड़ रुपीज़, बताओ इतना ज़्यादा उस समय 3 करोड़ रुपया देना पड़ा, समझे, कंपनसेशन के रूप में। और 30 लाख वॉज ऑल्सो टेकन फ्रॉम टिपू। हाफ ऑफ वार इंडिमिनिटी, यानी कि आधा तो इमिडिएटली पे करना पड़ा। देखो अब पैसा तो इतना कहाँ से आएगा, समझो तो 3 करोड़, मतलब उस समय 3 करोड़ का मतलब समझ रहे हो ना, पूरा खजाना ही खाली हो जाएगा। तो टिपू बोला भाई मेरे पास इतना नहीं है, आधा दे देते हैं। तो बोला ठीक है आधा दे दो, और तुम्हारा 2 बच्चा है उसको होस्टेज रख लेते हैं, फिर बाद में देना, तो बच्चा को दे देंगे। अब सोचो टिपू सुल्तान पे क्या बीतेगा। 2 बच्चे को देखो होस्टेज बना के ले जा रहा है। अभी कौन ले गया? तो लॉर्ड कर्नवालिस। बताओ इसके नाम के आगे लॉर्ड लगता है, कहाँ का लॉर्ड कर्नवालिस ये? समझ रहे हो बात को? इतना गंदा काम किया। बताओ किसी बच्चे का तुम ले लोगे? इतना मोरल डाउन। अरे भाई युद्ध में भी तो कुछ होता है, प्रोटोकॉल्स नियम होता है ना? हमारे राजपूत लोग किस तरह लड़ते थे? संघ बसता था तब लड़ते थे, संघ बसता फिर बसता था, फिर खत्म होकर चुपचाप घर जा रहे थे। जो ये नियम था हम लोग का लड़ने का। बताओ ये लोग क्या है? ये सब 2 बच्चे को गिरवी बना के लेकर चला गया। वो कितना आहत हुआ होगा टीपू सुल्तान उस समय, सोच सकते हो तुम लोग। अब टीपू सुल्तान के दिमाग में केवल यही कैसे हराए इसको। पर जब आपका आधा लैंड चला गया, आपका तिजोरी खाली हो गया, तो कहाँ से लड़ोगे, कहाँ से जीतोगे? देखो बच्चों ये बता चुके हैं ना, इसमें सब चीज़ जो एक्सप्लेन किया एवरीथिंग है। देखो 7 में देखो 3 करोड़ रुपया देना पड़ा, हाफ इंडिमिनिटी तुम्हारा बोला कि अभी पे कर दो, आधा तुम बाद में पे करते रहना, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में देना। और उसके लिए देखो टीपू सुल्तान का 2 बच्चे को वो एज अ होस्टेज के रूप में लेके चला गया। समझ गए ना? तो इसका मतलब ट्रीटी ऑफ मद्रास हो चुका है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हो चुका है, और ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, टाइम भी पता होना चाहिए आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि 3rd एंग्लो मैसूर वार में कौन सा गवर्नर जनरल इन्वॉल्व था, तो लॉर्ड कर्नवालिस है वो। समझ गए ना? अब देखो लास्ट बैटल होगा, उसमें कोई ट्रीटी नहीं होगा विद्यार्थी लोग। क्यों ट्रीटी होगा? अब तो खत्म हो गया टीपू सुल्तान। जब टीपू सुल्तान खत्म हो गया तो कहेगा फिर ट्रीटी, क्योंकि पूरी तरीके से टीपू सुल्तान को मार दिया जाएगा, इसमें खत्म कर दिया जाएगा टीपू सुल्तान। देखो यहाँ पे इसका मतलब अब ब्रिटिश को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए फिर से। एक तो टीपू सुल्तान का पावर खत्म हो गया है, अब टीपू सुल्तान वो नहीं रहा पहले जैसा। बात समझे? अच्छा एक घटना घटा, याद करो, मैं तुम लोग को शुरू से ही मैं बोल रहा हूं कि हुडिया डायनेस्टी अभी भी पैरेलल चल रहा है। मैं टीपू रूल कर रहा है वो अलग बात है, डिफेक्टो अथॉरिटी है टीपू, उससे पहले हैदर अली था, मगर राजा तो चल ही रहा है ना। देखो क्या हुआ स्टूडेंट, कुछ घटना घटा है 1796 में, जब हिंदू रूलर हुडिया डायनेस्टी का मर गया तो टीपू सुल्तान ने कहा कि जो माइनर सन है, यानी कि 18 साल से नीचे जो बच्चा होगा उसको हम राजगद्दी उद्दी नहीं देने वाले हैं। ये क्या है फुद्दू, हटाओ इसको, हम सुल्तान है इस जगह का। इसके वजह से थोड़ा बगावत हो गया, एक तरह से जनता में भी गलत मैसेज चला गया, क्योंकि आफ्टर ऑल जनता उसी को राजा स्वीकार करेगा क्योंकि वो पहले से कैरी कर रहा है। यही कारण तो था कि 1857 का युद्ध होने के बाद, 1857 का युद्ध किस लिए हुआ था तुम लोगों को पता है ना? मुगल एम्पायर को फिर से बैठाने के लिए। हालांकि मुगल एम्पायर भी कोई बढ़िया तो था नहीं, मगर जनता में ये था ना कि हमारा ये राजा है। तो जब प्रजा को एहसास होता है राजा में, तो वो चाहता है कि वही राजा कंटिन्यू करे, उसी का वंशज कंटिन्यू करे। नेपाल में कंटिन्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ पा रहे हो ना? तो जब मर गया ये, तो उसका माइनर सन को नहीं रिकॉग्नाइज किया टीपू सुल्तान ने एज अ मेन रूलर ऑफ द हुडिया डायनेस्टी। तो इसके वजह से जनता में भी गलत मैसेज गया है ना। और दूसरी बात है, टीपू के दिमाग में चल रहा है कि ह्यूमिलेटिंग डिफीट जो हुआ है हमारा ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम में, कैसे उसका बदला ले हम। ठीक है, तो देखो फिर से ही ऐसा नहीं कि ये काम नहीं कर रहा है, इसने क्या किया, अपना नेवी को मॉडर्नाइज किया, 22 बैटल शिप्स तैयार किया है लड़ने के लिए, बड़ा बड़ा जहाज, और उसके साथ साथ तुम्हारा 20 फ्रिगेट्स भी है। क्या होता है 20 फ्रिगेट्स का मतलब?
फ्रिगेट्स का मतलब होता है विद्यार्थी लोग छोटा जहाज जो कि असिस्ट करेगा बाहर बड़ा वाला जहाज को लड़ने में, उसको बोलते हैं फ्रिगेट्स कहते हैं। छोटे छोटे जहाज होते हैं ना आसपास जो चलते हैं लड़ने के लिए, ताकि बड़ा लड़ सके, बड़ा जहाज सब लड़ सके। फ्रिगेट्स का मतलब वही होता है, छोटे छोटे शिप सब। हाँ, बैकअप सब रहता है उसमें। अब जो यहाँ पे गवर्नर जनरल आएगा वो वेलेस्ली होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली का भाई भी आर्थर वेलेस्ली भी इस बैटल में रहेगा, उसका भाई आर्थर वेलेस्ली है, समझे ना। तो अब देखो, तो अब वेलेस्ली के दिमाग में चल रहा था दो चीज, या तो टीपू सुल्तान आके सरेंडर कर दे हमको, ठीक है, अब हम टीपू का चैप्टर तो अब हम सहने वाले नहीं है, जो बात है, जो उस समय का जो गवर्नर जनरल थे वेलेस्ली का ये मानना था, या तो टीपू खत्म करे अपने आप को, या तो सब्सिडियरी अलायंस साइन करे। यदि वो सब्सिडियरी अलायंस साइन नहीं करेगा, जैसे हैदराबाद साइन कर चुका है ना, और सब्सिडियरी अलायंस साइन करने का मतलब होता है सरेंडर करना। जब ब्रिटिश का ट्रूप्स आ जाएगा मैसूर में तो कहाँ आएगा फिर मैसूर, क्योंकि एक बार आप आर्मी बुलाओगे तो फिर जानते हो कंट्रोल हो जाएगा। ये चीज़ तुमको कल बताया जाएगा उसमें मराठास में, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा ये चीज़। अब यहाँ पे देखो, या तो बोला कि तुम मरने के लिए तैयार रहो टीपू सुल्तान को, या फिर तुम सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लो। अब यहाँ पे देखो चार्जेस अगेंस्ट टीपू के अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस था। देखो ये निजाम और मराठास के साथ वो कर रहा है इंटरव्यूइंग, यानी कि बार बार वो मिलना चाह रहा है, उसको अपने हाथ में रखना चाह रहा है। और एम्बेसीज में देखो, अरेबिया में, अफगानिस्तान में, कॉन्स्टेंटिनोपल में, फ्रेंच में, वही मॉरिशस में, वो भेज रहा है अपना एम्बेसडर सब अपना रिलेशन करने के लिए। मगर देखो आप कोई फ़ायदा नहीं है, जब ये अटैक हो जाएगा तो कोई मदद करने के लिए नहीं पहुंचेगा यहाँ पे, समझ गए ना। तो ये बैकग्राउंड चल रहा है। देखो यहाँ पे फाइनली क्या हुआ विद्यार्थी लोग, फाइनली क्या हुआ, इंग्लिश, फिर मराठा, फिर निजाम ऑफ हैदराबाद। मराठा को कहा गया कि ठीक है जी, आधा जो टेरिटोरी है अब टीपू का जो बचा है आधा हम तुमको दे देंगे, आ जाओ मेरे साथ, समझ गए। मराठा बोला ठीक है। और बाबू निजाम ऑफ हैदराबाद क्या है, वो तो आप सब्सिडियरी अलायंस साइन कर चुका है, तो वो तो हाँ बोलो ना बोलो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिए तो इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल कर रहा है हैदराबाद, तो वो तो उसका अपना ही हो गया अब हैदराबाद। तीनों पावर मिल के टीपू सुल्तान को क्रश कर देगा। तो फोर्थ बैटल जो हुआ है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ है 1798 से 99 में। देखो कितना कम पीरियड में हुआ है, मात्र देख रहे हो ना, 98 से 99 एक ही साल चला है। तो कह सकते हो, इसलिए हिस्ट्री में यदि पूछा जाए कि 1800 के आसपास गवर्नर जनरल कौन से थे, तो इस पीरियड से भी तुम याद कर सकते हो, लॉर्ड कौन, वेलेस्ली। समझ में आ रहा है ना बात क्या बोल रहे हैं। अरे इस तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हो कुछ कुछ इवेंट से कि उस समय कौन गवर्नर जनरल रहे होंगे। आगे देखो, हो गया ख़त्म बात। टीपू मर गए बैटल फील्ड में, ठीक है। उसके जो मेंबर्स है सबको वेलोर में रख दिया, कन्फाइन कर दिया गया। मैसूर स्टेट को हुडिया डायनेस्टी जो खत्म हो गया, टीपू सुल्तान बोला ना कि हम हुडिया डायनेस्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसका जो माइनर सन है उसको दे दिया इसने, बोला कि ठीक है ये रूल करो तुम। और माइनर सन को बोला कि बाबू सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लो तुम, सब्सिडियरी अलायंस साइन कर दिया, खत्म ना बात, चैप्टर क्लोज हो गया। देखो तो मैसूर स्टेट को हैंड ओवर कर दिया हुडिया डायनेस्टी को, जो पहले रूल कर रहा था, और उसका जो माइनर रूलर है वही कृष्णा राजा ट्री, उसको सिंहासन में बैठा दिया। अब वो सब्सिडियरी अलायंस स्वीकार कर लिया। तो क्या हुआ, लिटरली ब्रिटिश कभी भी चाहेगा तो एरिया को रख सकता है अपने हाथ में, क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस जब मन करेगा तब ले लेगा, जब मन करेगा तब फिर फ्रीडम दे देगा। तो टेरिटोरी ऑफ टीपू वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, सही बात है, यही तो होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कुछ मराठा रख लिया, समझे। तो मैसूर वास स्टेट वही हैंड ओवर कर दिया उसको, सब्सिडियरी अलायंस साइन किया। अब 1831, देखो यही तो मैं बोल रहा हूँ, जब सब्सिडियरी अलायंस आप कर लिए, जैसे आप बफर स्टेट बनाए थे ना अवध को बफर स्टेट, इसका मतलब ब्रिटिश कभी भी चाहेगा तो उसको अपने हाथ में रख सकता है, क्योंकि ब्रिटिश का हुकूमत ही है एक तरह से वहाँ पे। तो 1831 में जब विलियम बेंटिक आया था, बाबू विलियम बेंटिक याद है, वही विलियम बेंटिक है जिसने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलके एबोलिशन ऑफ सती पास किया था, एक्ट पास किया था, सती सिस्टम को भारत से ख़त्म किया था। तो उसमें जो गवर्नर जनरल का जो रोल था वो विलियम बेंटिक ही थे। 1829 में हुआ था ये घटना। तो बिल्कुल अभी विलियम बेंटिक, देखो विलियम बेंटिक क्या कि 1831 में मैसूर को कंट्रोल करके रख लिया, बोला कि यहाँ पे गलत हो रहा है, मिस गवर्नेंस। बताओ ये लोग भारी भारी वर्ड झूठ मूठ का डाल के
कभी भी कैप्चर कर लेता था कोई भी जगह को। अवध को भी तो वही किया गया, अवध को भी बोला कि मिस गवर्नेंस हो रहा है यहाँ पे, बात समझे, मिस गवर्नेंस बोल के कितना जगह पे गया, सिंध में भी यही गया है, सिंध में भी यही किया है ब्रिटिश लोग ने, मिस गवर्नेंस बोल कर। क्या होता है मिस गवर्नेंस का मतलब? कि ठीक से रूल नहीं कर रहा है, प्रजा को दिक्कत हो रहा है। बताओ, तुम्हारे आने ज़्यादा दिक्कत होगा लॉ एंड ऑर्डर में, तो मिस गवर्नेंस कर रहा है। देखो मिस गवर्नेंस करके ले लिया गया, समझे। मगर एक कोई आए थे गवर्नर जनरल जिसका नाम लॉर्ड रिपन है। आने वाले समय में तुमको दिखेगा कि इतना दुनिया भर का गवर्नर जनरल आया, उसमें एक ही आदमी जो ट्रू लेवल पे इंडियन के लिए काम किया वो लॉर्ड रिपन है। वही बहुत ही उदारवादी आदमी, उसको ले, अब उस आदमी को लेकर वो उधर भी हुआ था, इंग्लैंड में भी हंगामा होता है, इसको भेजे थे रूल करने के लिए, ये तो उल्टा काम कर रहा है। इंडियन आदमी को बहुत फायदा हुआ इस आदमी की वजह से, लॉर्ड रिपन की वजह से। जो लोकल राइज पंचायती राज सिस्टम जानते हो ना, पंचायती राज सिस्टम इसने फिर से बहाल कर दिया इंडिया में। इसने ऐसा डिसीजन लिया कि जो इंडिया को फायदा हुआ लॉर्ड रिपन की वजह से। तो लॉर्ड रिपन इतिहास में लिखा जाएगा कि ये ऐसा गवर्नर जनरल हो जिसने भारतीयों को बहुत फायदा हुआ है इस आदमी को। बाकी जितना भी लोग था अधिकतर जो गवर्नर जनरल आए, मैं कहता हूँ 99% जो गवर्नर आए सब बदमाशी वाला काम किया है, एक्सेप्ट लॉर्ड रिपन। देखो लॉर्ड रिपन ने क्या किया, 1881 में फिर से अपने रूलर को लौटा दिया ये जगह मैसूर। बात समझ में आया स्टूडेंट? तो कैसे विलियम बेंटिक कैसे जुड़ा हुआ है मैसूर से, अब कैसे लॉर्ड रिपन जुड़ा हुआ है, तो समझ में आ गया ना? बिल्कुल, ये बता चुके हैं ना फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ है ना, ये मैं बता चुका हूँ। सब्सिडी अलायंस साइन करना पड़ा उसको। हाँ, ये देखो तुमको याद करवाने के लिए देखो तो समरी दिया गया है। फर्स्ट वार कब हुआ था? 1767 से लेकर 69, 2 साल का चला है। इसमें जानते हो कि ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ, समझे। वार इनकन्क्लूसिव रहा बट हैदर अली कहीं ना कहीं जीता है, इसलिए ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ और ह्यूमिलेटिंग डिफीट है तुम्हारा इंग्लिश के लिए। सेकेंड हुआ था 4 साल का हुआ था, 80 से लेकर 84 तक, 1780 से लेकर 84 तक हुआ था, जिसमें देखो इंग्लिश ने ट्रीटी ऑफ मद्रास को ब्रीच किया है ना और माही को कंट्रोल किया। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ, इसी वार में हैदर अली मर गए थे कैंसर की वजह से, टीपू सुल्तान आगे ले गए बट कोई कंक्लूडिंग रिमार्क नहीं निकला इसका, कोई रिजल्ट नहीं निकला। थर्ड देखो 1789 से लेकर 92, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्यूट जो हुआ था त्रावणकोर को लेके, है ना। ट्रीटी ऑफ सेरिंगमपट्टनम हुआ जहाँ पे आधा ज़्यादा टेरिटोरी लॉस कर गया वो, है ना। 2 बच्चे भी होस्टेज के रूप में ले गए। और फोर्थ देखो, है ना, थर्ड में कौन थे? लॉर्ड कर्नवालिस, वही कर्नवालिस जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हार के यहाँ पे आया है। लॉर्ड कर्नवालिस, आप तुम्हारा वेलेस्ली आएगा, वेलेस्ली के साथ उसका भाई भी, छोटा भाई भी है, आर्थर वेलेस्ली, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग सब थे। देखो इसमें क्या हुआ, हुडियार फैमिली जो माइनर सन है उसको रख दिया रूलर के रूप में। हम जानते हैं कि 1831 में विलियम बेंटिक ने क्या किया, अपने अंदर कैप्चर कर लिया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। बट हम जानते हैं इस बात को भी 1881 में लॉर्ड रिपन ने फिर से लौटा दिया ये रूलर को। हाँ, लास्ट बचा है विद्यार्थी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का जो पर्सनैलिटी है बहुत डिफरेंट है हिस्ट्री में, ठीक है। अब बहुत विवादित भी है ये आदमी। ऐसा क्या बात है इसमें? अब देखो इनफैक्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया सबको, नहीं, मगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारा सामान अपना उसका म्यूजियम में रखा है। जैसे टीपू सुल्तान का तलवार वगैरह हो गया, बहुत कुछ ऐसा वो अपना चोरी करके ले गया, यूरोप में रख दिया अपना, बहुत सारा चीज़ ऐसा है, ठीक है। मगर वो सरप्राइज हो गया कि इंडियन नेटिव रूलर इस लेवल तक कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर सकता है, इस लेवल तक कैपिटलिज्म कैसे कर सकता है। तो टीपू सुल्तान अपने समय से आए का आदमी था वो। कैसे? देखो इकोनॉमिक एडवांसमेंट देखो, टीपू सुल्तान को ये क्रेडिट जाता है कि कैपिटलिज्म वाला ये सेंस क्रिएट किया अपने जगह पे। जबकि फ्यूडलिज्म, उस समय फ्यूडलिज्म था, लैंडलॉर्ड सिस्टम था ना, लैंडलॉर्ड था जी, जमीन लैंडलॉर्ड का हुआ करता था। ऐसे समय में कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नंबर 1। दूसरा चीज़ क्या है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को भी इसने इंट्रोड्यूस किया था अपने शासन में, ठीक है। देखो इसने ट्रेडिंग कंपनीज भी सेटअप किया था, वो भी यूरोपियन कंपनीज के लाइन में। सोच रहे हो, बीच में जो बिचौलिया लोग होता है, इंटरमीडिएट्स लोग जो होते हैं, उसको रिमूव किया था इसने, ताकि कल्टीवेटर जो फार्मर्स है और जो सरकार है उसके बीच में कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। समझ रहे हो ना? जैसे होता है ना, बीच में बिचौलिया हो गया तो सरकार का राहत नहीं मिल पाएगा फार्मर्स को, या फार्मर्स का अनाज ठीक से नहीं जा पाएगा सरकार को,
तो बीच का बिचौलिया को काटा है इसने, और जो भी आलतू फालतू का जो इलीगल सेस लगता था सब खत्म करके फार्मर्स को इसने राहत दिया था। तो हम कह सकते हैं बच्चे लोग क्या चीज़ को दिखाता है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो टीपू सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सुंदर था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत ही सुंदर था। आगे देखो, अच्छा इसके ऊपर आरोप लगता है, सुनो बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आरोप लगता है कि जैसे औरंगजेब ने बहुत सारा हिंदू टेम्पल तुड़वा दिया, तो इसके ऊपर भी सेम आरोप लगता है कि इसने भी हिंदू टेम्पल तुड़वा दिया। तो इसलिए मैसूर में अभी भी जो कर्नाटका में जब इलेक्शन होता है तो ये विषय रहता ही रहता है। अब कोई बोल देगा टीपू सुल्तान का बहुत ज़्यादा गुणगान कर देगा तो नीचे कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं कि इसने हिंदू टेम्पल तोड़ा, मैं बहुत सारे हिंदू टेम्पल को इसने जोड़ा भी, इसने मुस्लिम लोग को भी परेशान किया जैसे हिंदू लोग को परेशान किया। तो उसको हम जो राइटर जो कहते हैं, जो स्कॉलर कहते हैं अभी के, कहते हैं उसको हम सेकुलर कैरेक्टर में देखा जाए। जो आदमी मुस्लिम पॉपुलेशन को भी बूढ़ा आदमी को बूढ़ा बोल सकता है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, तो उसके ऊपर आरोप लगाना गलत बात होता है। हालांकि हिस्ट्री इससे बड़ा है, इस पर आप एनालिसिस कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये बाइगट मोनार्क था, कि एकदम जुल्मी वाला मोनार्क था, क्योंकि इसने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स तोड़ा, ठीक है। मगर बट अदर क्लास ऑफ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि नो, इस श्रृंगेरी टेम्पल वहाँ पे जो टेम्पल था उसके लिए फंड भी दिया था रिपेयरिंग के लिए। वही श्रृंगेरी टेम्पल जब मराठा अटैक किया था, बाबू मराठा जब आया था ना इन्वेजन, जब मराठा इन्वेड कर रहा था कहाँ पे, मैसूर में, तो ये टेम्पल टूट गया था। तो इस टेम्पल को रिपेयरिंग करने के लिए फंड भी दिया था टीपू सुल्तान ने, तो ठीक है। और देखो इतना ही नहीं, और वहाँ पे आइडल गॉडेस शारदा गॉडेस को भी इंस्टॉल करने में इसने हेल्प किया है। तो एक तरफ इस पे आरोप लगता है कि इसने हिंदू टेम्पल तोड़ा, और एक तरफ देखो इसने टेम्पल को रिपेयर किया है। बात समझ में आ रहा है ना। इसने हिंदू कुर्क मतलब हिंदू का कम्युनिटी है, नेट्स को हिंदू कम्युनिटी है, एट द सेम टाइम मुस्लिम का ये जो मोपलास कम्युनिटी का नाम है, ये दोनों को ही क्रश किया है। यदि मान लो कि किसी राज्य में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों दंगा फसाद करे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो राजा का काम है कि क्रश करना, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो ये हिंदू कम्युनिटी को भी क्रश किया है और मुस्लिम कम्युनिटी को भी क्रश किया। हिंदू कम्युनिटी में कौन सा कम्युनिटी है, कुर्क को भी, और प्लस नायर्स को भी, सब हिंदू कम्युनिटी आता ही है। एट द सेम टाइम मुस्लिम का जो मोपला था, जो मालाबार रीजन में रहता था, उसको भी इसने सप्रेस किया है। तो इसलिए इसको बाइगट बोलने की जरूरत नहीं है, ये इसको सेकुलरिज्म के चश्मे से देखने की जरूरत है। समझ में आ गया ना, क्योंकि दोनों के लिए बराबर किया है इसने। आगे देखो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या किया इसने। ये पहला इंडियन है जिसने वेस्टर्न तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने का प्रयास किया है। ये लवर ऑफ डेमोक्रेसी, तभी तो जैकोबियन क्लब को इसने ज्वाइन किया था, वही जैकोबियन क्लब जो कि फ्रांस में है। और ये क्लब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए भी। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी ये क्लब बढ़ा है आगे, और वही क्लब का मेंबर रोबेस्पियर भी हुआ करता था। ये अलग बात है कि रोबेस्पियर ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया फ्रांस में 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद लगा कि हो गया देश आज़ाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देश अल्टीमेटली आज़ाद कब हुआ, 1848 में। क्यों, रोबेस्पियर आया, रेन ऑफ टेरर का टाइम था, किसी को भी मार रहा था पकड़ के, जितने भी अपोजिशन है सबको पकड़ के मार रहा था। फिर नेपोलियन का उदय हुआ, हाँ, फिर नेपोलियन का अंत हुआ बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में। फिर मेटरनिक सिस्टम आया, फिर युद्ध चला दुनिया भर का चीज। फाइनली 1848 में 2 रेवोल्यूशन हुआ, 1830 में और 1848 में। उसके बाद फ्रांस एक देश बना है। तो फ्रांस का जो घटना है बहुत लंबा एक घटना है, वो एक इवेंट नहीं है, वो एक प्रोसेस है फ्रेंच रेवोल्यूशन। आया समझ में ये चीज़। तो मगर जो जैकोबियन क्लब जो था उसकी एक मेंबर थी, इसका मतलब क्या कि डेमोक्रेसी। शुरू में तो जैकोबियन क्लब डेमोक्रेसी के लिए तो बना था उसका। और इतना ही नहीं, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हो अभी यूनाइटेड स्टेट्स में, अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स को स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन दिया, फ्रांस दिया है, जानते हो। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एक प्लांट भी बनाए थे अपने जगह पे, समझे, सेरिंगमपट्टनम में। इसका मतलब डेमोक्रेसी को बहुत अच्छा पसंद करते थे ये। मॉडर्न आर्मी देखो, बिल्कुल अपना आर्मी यूरोपियन मॉडल में रखे थे ये। एफिशिएंट मिलिट्री सिस्टम, नेवल फोर्स को बहुत तैयार किए थे, समझे। और फ्रेंच ऑफिशियल देखो, फ्रेंच के नज़दीक थे ना ये, फ्रेंच ऑफिशियल को रखते थे ट्रेनिंग के लिए कि आप ट्रेनिंग दीजिए हमारे आर्मी को। इतना ही नहीं विद्यार्थी, 3 डॉकयार्ड भी था। क्या होता है डॉकयार्ड का मतलब, जहाँ पे शिप फिर से रिबिल्ड किया जा सके, रिपेयरिंग का काम हो सके। तो देखो 3 जगह, मैंगलोर है, वजीदाबाद है ना, मौलिदाबाद है, ये तीनों जगह। और साइंटिफिक एडवांसमेंट में बहुत आगे। बताओ, पहला इंडियन है जिसने रॉकेट साइंस पे काम किया था, मिसाइल्स पे काम किया था ये आदमी।
समझ रहे हो ना। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, देखो ये पायनियर है टेक्नोलॉजी का ये आदमी। इसने नया टाइप का कैलेंडर बनाया था, नया टाइप का कोइनेज बनाया था। और वेट एंड मेजर जो तौलते हैं ना हम लोग 1 kg 2 kg, तो उसका भी बेटर तरीका। देखो तराजू से तौलोगे बच्चे लोग, और तुम्हारा जो अभी डिजिटल मशीन, दोनों में अंतर है कि नहीं है। तो बेटर बनाया था ताकि अच्छे से इकोनॉमिक चल सके। तो ये आदमी है, जब जीता इंग्लिश ने इस जगह को, जब वो अंदर गया देखने के लिए तो वो चौंक गया कि ये इंडिया है। ये तो बहुत भयानक मॉडर्नाइज करके रखा था टीपू सुल्तान ने। तो टीपू सुल्तान मतलब अपने टाइम से बहुत आए का था, क्योंकि आसपास का जो किंगडम देखोगे तो उस लेवल पर एडवांसमेंट नहीं था जितना टीपू सुल्तान के अंदर था। और टीपू सुल्तान का ये फेमस कोट अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने कहा था कि एक दिन के लिए ही सही लायन बन के रहो, ठीक है, और जीवन भर सिप बन के रहने की ज़रूरत नहीं है। समझे, सिप भेड़ी बनने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका टीपू सुल्तान का बोला हो। भले ही आपका ज़िंदगी एक दिन का हो, ठीक है, एक दिन मर जाएंगे, क्या है, लायन बन के जीना है। और जीवन भर लंबा जीवन जियोगे और सिप बन के रहोगे, क्या वो जीवन। तो ये चीज़ टीपू सुल्तान के कैरेक्टर में दिखता है। तभी तो टीपू सुल्तान ने इतना बैटल लड़ा, सेरिंगमपट्टनम में वो हार गया, उसके बाद भी अपना मिलिट्री को फिर मॉडर्नाइज किया उसने। तो दिखता है, ऐसा नहीं कि राजा है। अब वो राजा का तलवार देखो, कितना बड़ा तलवार है, देखे हो कभी। कोई बात नहीं, समझो टीपू। अब मैं तो अभी टीपू सुल्तान का प्रशंसा कर रहा हूँ। हाँ, हिस्ट्री में इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, समझ गए ना। तो क्रिटिसिज्म अपने जगह है, हर राजा का ही, जो राजा जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठता है, सत्ता पे बैठता है, उसका क्रिटिसिज्म भी होगा ही होगा। समझ गए स्टूडेंट। तो कंप्लीट कर दिए आज क्लास में। देखो आज क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं, मैसूर पढ़े हैं। आने वाले समय में मराठा पढ़ेंगे, सिख पढ़ेंगे। और ये देखो सब्सिडी अलायंस वेलेस्ली का, समझ गए। वेलेस्ली किया ना, किस पे किया वेलेस्ली ने, ये 4th बैटल के साथ सब्सिडी अलायंस ले लिया ना। हाँ, हैदराबाद तो पहले से हो चुका है, समझ गए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।